अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल ख्वाब नगर की मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है नाजिया कमल नाजी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कहा उसने मेरे होने का ये एहसास तुम होना, कहा उसने मेरे होने का ये एहसास तुम होना, कहा उसने कि जीवन की हंसी एक आस तुम होना, कहा उसने तुम्हारे बिन कोई भाता नहीं मुझको, कहा मैंने मुझे भी तो जहाँ में रास तुम होना। हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार के किस मरहले में थे। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना तुम्हें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। शाम खासी गहरी हो चुकी थी जब उसने थके थके से कदम घर की दहलीज पर रखे थे। सामने वसी लाउंज, किचन और उसका बेडरूम खाली पड़ा था। वो सुस्त रवि से चलता किचन में आया तो सुबह का बिखरा हुआ सामान यूं का त्यों पड़ा दिखाई दिया। सुबह जिस कप में उसने चाय पी थी वो कप भी उसी हाल में टेबल पर पड़ा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। पिछले 2 रोज़ उसने अखबार में घरेलू मुलाजमा के लिए इश्तिहार दिया था और इस सिलसिले में कई खवातीन ने उससे रब्ता भी किया था, मगर अब तक कोई भी उसकी निगाह में जच ना सकी। शायद इसी वजह से वो झंझलाहट का शिकार था। जाहिल ज़िद्दी औरत, खुद को पता नहीं क्या समझती है। मैं जैसे जी नहीं सकूंगा उसके बगैर। कप उठाकर जोरदार तरीके से दीवार पर मारते हुए वो बुड़बुड़ाया था। सुबह से उसने चाय का सिर्फ 1 कप पी रखा था। ऑफिस में भी कुछ खाने को दिल नहीं चाहा था। सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, लिहाजा उसने 1 कप चाय फिर से अपने लिए तैयार की और लॉन्ज में टीवी ऑन करके बैठ गया। जाने कौन सा चैनल लगा था उसकी निगाहें ज़रूर टीवी स्क्रीन पर थी, मगर जहन भटक रहा था। टर्न टर्न फ़ोन की तेज़ बजती हुई बेल ने उसका इन्हिमाक तोड़ा तो वो फ़ौरन चौंकते हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। एक लम्हे में दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं, मगर CLI पर नंबर देखने के बाद वो मायूस हो गया था। फ़ोन बड़ी आपा के घर से था। हेलो, कदरे बोझल आवाज़ में कॉल रिसीव करते उसने कहा तो बड़ी आपा हलावत से गोया हुई। अजान सो गया है आजी, उसकी तरफ से परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू बड़ी आपा। सुबह ऑफिस से फारिग होकर उसे साथ घर ले आऊँगा। चलो ठीक है, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। मुनज़्ज़ा का पता करते रहना। जी। फर्मा बरदारी से कहने के साथ ही उसने रिसीवर करीडल पर डाल दिया। अगले 15-20 मिनट में वो लाउंज से उठकर अपने बेडरूम की तरफ आया तो उसका हाल लाउंज से भी अबतर मिला। बेड पर सुबह वाले मैले कपड़े बिखरे पड़े थे। अलमारी में रखी तमाम चीज़ें बेतरतीब पड़ी थीं, मुँह चिढ़ा रही थीं। इस्तेमाल शुदा गीला तौलिया जिसे वो सुबह लेट बेदार होने के बाइस अफरा तफरी में यूं ही सोफे पर फेंक गया था, वहीं पड़ा अपनी बेकदरी पर एहतजाज कर रहा था। पूरे कमरे में बिखरी बेतरतीब चीज़ों का तमाशा देखने वाला था। वो चूंकि असाबी तौर पर थका हुआ था, लिहाजा यूं ही हर चीज़ से निगाहें चुराए बेड पर ढह गया। नहीं आती तो ना आए, मुझे कोई कमी नहीं है। लड़कियों की एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। दूसरी शादी कर लूँगा तो पता चलेगा मोहतरमा को, सारी अकड़ नाक के बल निकल जाएगी। मेरा नाम भी अजनान अहमद नहीं। शदीद मनफी सोच का शिकार होकर उसने जैसे अपने अंदर जलती आग पर पानी डालने की कोशिश की थी, मगर दिल और भी बेचैन हो गया था। किसी करवट करार नसीब नहीं हो रहा था। मुनज़्ज़ा इफ्तिखार के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। यूनिवर्सिटी पीरियड में ही दोनों का अफेयर चला और अजनान ने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे प्रपोज कर दिया। ताहम मुनज़्ज़ा के घर वालों ने यह कहकर उनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी नहीं की जाती उसका रिश्ता देने से इनकार कर दिया। अजनान को यूँ अपने रिश्ते से इनकार अपनी तौहीन लगा था, लिहाजा उसने मुनज़्ज़ा से शादी को अपनी ज़िद बनाते हुए उसे जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुनज़्ज़ा खुद भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी, लिहाजा एक रोज़ शदीद जज्बातियत का शिकार होते हुए उसने वालिदैन की इज़्ज़त को महबूब की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया और अजनान का हाथ थामकर हमेशा के लिए अपने बाबुल की दहलीज को पार कराई। अजनान ने भी ऐसा ही किया था। अपनी ज़िद भरी मोहब्बत को तकमील तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने बाप के घर से दरबदर होना पड़ा था। ताहम उसके बावजूद दोनों खुश खुश और मुतमईन थे। शादी के इब्तदाई दिन जैसे किसी ख्वाब की सी कैफियत में बसर हुए थे। बेशक अजनान बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था। मुनज़्ज़ा उसकी रफ़ाकत में बेहद खुश थी। उसने भी खुद को एक ज़िम्मेदार और सुघड़ बीवी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद जैसी नेमत से भी अता किया। अजान की पैदाइश के बाद अजनान की वारफदगियों में मज़ीद इजाफा हुआ था। वो जब तक घर में रहता मुनज़्ज़ा को निगाहों के सामने रखता और जब घर से बाहर होता तो बार बार कॉल करके उसका हाल दरियाफ्त करता रहता। उसकी ये दीवाना वार मोहब्बत थी जिसमें खोकर वो वालिदैन से जुदाई के गम की हिम्मत से पी गई थी। मुनज़्ज़ा का मिजाज थोड़ा मजहबी था, ताहम अजनान का नमाज रोज़े से दूर का भी वास्ता नहीं था। उसका ताल्लुक भी इन्हीं लोगों में से था जो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। रात को देर तक जागना और सुबह ऑफिस टाइम से आधा घंटा पहले उठना उसने अपना मामूल बना रखा था। मुनज़्ज़ा ने उसे राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसकी हदायतों और नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देता था।
دونوں میاں بیوی کے درمیان پہلا جھگڑا اذان کی سالگرہ کے روز ہوا تھا۔ بات بے حد معمولی تھی مگر بڑھ کر لمبی ہو گئی تھی۔ عدنان اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ساتھ آفس کے اسٹاف کو بھی بلانا چاہتا تھا، جبکہ منزہ چاہتی تھی کہ اس پہلی تقریب میں اس کے صرف چند خاص دوست ہی اپنی بیگمات کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ عدنان کا ہاتھ تنگ تھا اور وہ کسی قسم کا قرض لینے کے متحمل نہیں تھی۔ اسی بات پر دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا، جس کا اختتام اس نتیجے پر ہوا کہ عدنان نے اس کی طرف سے مکمل لا تلقی اختیار کر لی تھی۔ منزہ کے ساتھ بیڈ روم میں ہونے کے بجائے اس نے سائڈ روم میں اپنا بستر لگا لیا تھا۔ اذان کی سالگرہ دونوں کی اسی فضول جھگڑے کی نظر ہو کر بنا منائے ہی گزر گئی۔ پورے 3 روز تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند کیے رکھی۔ اس نام نہاد جنگ کا اختتام بالآخر منزہ کی ہار پر ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ عدنان سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے سوا زندگی میں اب اور کوئی رشتہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ ادھر خود عدنان کی بھی بس ہو چکی تھی، مگر مرد ہونے کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا اس نے۔ پہلی صلح میں ہی منزہ نے روتے اپنے گال عدنان کے پاؤں پر دھر کر سوری کی تھی اور وہ اس کے اس انداز پر جی جان سے فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ منزہ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ ختم کر کے آئی، اسے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اس کے معصوم سے دل پر زیادہ اپنی انا عزیز، تاہم بعد میں بےتاب عدنان نے جو اس پر اپنی بے تحاشا محبت کی برسات کی، اس برسات میں وہ پور بھیگنے کے بعد اس کا دل یوں دھل کر صاف ہو گیا کہ ہر خطا اپنی ہی نظر آنے لگی۔ من میں عدنان کے لیے کوئی گلہ، کوئی رنجش باقی نہ رہی۔ اگلے 2-3 ماہ پھر بڑے پرسحر سے ماحول میں بسر ہوئے۔ عدنان سر شام ہی آفس سے نکل کر سیدھا گھر کی راہ لیتا تو آگے منزہ سجی سنوری اس کے استقبال کو موجود ہوتی۔ وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، منزہ لپک کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتی، پھر اس کا کوٹ اتار کر ہینگر کرتی۔ عدنان اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتا تو اس کے اندر ایک نئی توانائی دوڑ جاتی۔ جب تک وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آتا، وہ گرما گرم چائے کے 2 کپ تیار کر کے آتی اور یوں دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے۔ کبھی عدنان زبردستی اس کا کپ چھین کر اس کی جھوٹی چائے پی لیتا تو کبھی منزہ یہی عمل دہراتی۔ ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی محبت پر رشک کرتے تھے۔ منزہ کا شمار ان بیویوں میں کیا جا سکتا تھا جو اپنے دم سے گھر جنت بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی طبیعت میں بے حد نفاست تھی۔ عدنان جتنا لاپرواہ تھا وہ اتنی ہی ذمہ دار تھی، ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھتی۔ پورا گھر شیشے کی مانند جگمگاتا دکھائی دیتا تھا۔ اکثر اسے چڑھانے کے لیے عدنان گیلا تولیہ بیڈ پر یا صوفے پر پھینک دیتا، اپنے جوتے اور موزے پاؤں کی قید سے آزاد کر کے ارد گرد قالین پر ڈال دیتا، چائے کا خالی کپ یا خالی پلیٹ جہاں بیٹھ کر کھا رہا ہوتا وہیں رکھ کر چلا جاتا۔ منزہ اس کی ان لاپرواہیوں پر شدید کڑتے ہوئے اس سے الجھ پڑتی تھی۔ کبھی وہ کچن میں مصروف ہوتی اور عدنان کو آفس سے دیر ہو رہی ہوتی تو وہ وارڈروب کھول کر اپنی مطلوبہ شرٹ کی تلاش میں سارے کپڑے اتھل پتھل کر کے رکھ دیتا۔ کبھی اپنی مطلوبہ کتاب نہ ملنے پر ساری کتابیں ٹیبل پر بکھیر دیتا۔ اکثر وہ ہانسی ہو کر سچ مچ رو پڑتی تو عدنان فوراً مسکرا کر سوری کر لیتا اور وہ دل کی ایسی سادہ تھی کہ سب کچھ بھلا کر اسی لمحے اسے معاف کر دیتی تھی۔ دونوں کی خوشگوار زندگی میں دوسرے بڑے جھگڑے کا آغاز پہلے جھگڑے سے ٹھیک 4 ماہ کے بعد ہوا تھا۔ اس بار اگر بات معمولی نہیں تھی تو زیادہ غیر معمولی بھی نہیں تھی۔ اس روز بارش ہوئی تھی۔ عدنان منزہ سے آنکھ بچا کر بہت دیر تک صحن میں بارش میں بھیگتا رہا تھا۔ منزہ کچن سے فارغ ہوئی تو وہ صحن میں بیٹھا پانی سے کھیل رہا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا مگر اتنے چھوٹے بچے کو وہ لگانا بھی گوارا نہ ہوا، لہٰذا اسے صاف پانی سے نہلا کر کپڑے بدلوانے کے بعد دودھ پلا کر سلا دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بارش میں بھیگنا عدنان کو تیز بخار میں مبتلا کر دے گا۔ شام تک وہ سویا رہا اور منزہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کاموں میں جٹی رہی۔ شام کے بعد موسم کے تیور مزید جارحانہ ہو گئے تو لائٹ بھی چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے طوفانی موسم سے خوفزدہ رہتی تھی۔ چمکتی گرجتی بجلی اس کے حواس معطل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس وقت بھی سہم کر وہ اپنے روم میں آئی تو عدنان تیز بخار میں جل رہا تھا۔ تو عدنان عموماً اس ٹائم پر گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک تو خراب موسم، اوپر سے عدنان کے تیز بخار نے اس کی جان نچوڑ دی تھی۔ بار بار عدنان کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار آف ملا۔ عدنان نیند سے بیدار ہو کر رونا شروع ہوا تو پھر کسی طور چپ ہونے کا نام نہ لیا۔ آس پڑوس سے اس کی شناسائی نہیں تھی، ہوتی بھی تو اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایک لمحہ جیسے اس پر عذاب بن کر اتر رہا تھا۔ بے بسی کی شدید احساس سے مغلوب ہو کر وہ رو پڑی تھی۔ عدنان اس رات بہت لیٹ گھر آیا تھا، تب تک موسم نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو منزہ شدید غصے میں اس سے الجھے بغیر نہ رہ سکی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ اس کی ناراضگی کی توقع کر رہا تھا، تبھی مسکرا کر بولا، سوری یار، ایک آفس کولیگ کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری باس نے میرے سر پر ڈال دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے بعد یہ فریضہ انجام دینا پڑا۔
कुलीग के घर ही था जब बारिश शुरू हो गई, लिहाजा उसके घर वालों ने उठने ही नहीं दिया। सेल में चार्जिंग नहीं थी, लिहाजा तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकता। चलो अब गुस्सा थूक दो, दोस्ताना अंदाज में वजाहत पेश करके जो ही वो उसके करीब हुआ, मुनज़्ज़ा ने तनफ़ुर से उसे परे धकेल दिया। दूर हो जाइए मुझसे, मेरा बच्चा इस वक्त बुखार में जल रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मोहब्बतों के मामले में वो अज़हद जज्बाती थी। अजनान उसके इस अजनबी अंदाज से शदीद हर्ट हुआ था, ताहम उसे कुछ कहे बगैर अगले ही लम्हे वो बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गया। अजनान के बुखार में कदरे कमी आ गई थी, मगर वो दोनों एक दूसरे से रूठे रहे। अजनान इस जाम में वो खुलाए फिरता रहा कि उसने बदतमीज़ी की है, लिहाजा वो माफ़ी मांग कर पहले बात करे, जबकि मुनज़्ज़ा इस ख्याल में घिरी रही कि अजनान की वजह से वो किस दर्जा जहनी तकलीफ़ का शिकार हुई थी, लिहाजा वो उससे एक्सक्यूज़ करके दोबारा उस लापरवाही ना बरतने का अहद करे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे, ना वो झुक रही थी ना अजनान। अजान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। मुनज़्ज़ा मामूल की तरह सुबह सवेरे उठती, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती, फिर किचन में घुस जाती और मुकर्ररा वक्त से पहले ही नाश्ता तैयार कर लेती, मगर उस पर जान निछावर करने वाला अजनान नाराज़गी के इजहार के तौर पर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस से सुधार जाता और पीछे वो उसके भूखे रह जाने के ख्याल से कुड़ती सुलगती खुद भी सिर्फ चाय के आधे कप पर गुजारा कर लेती। दोपहर में लंच के लिए आना भी उसने छोड़ दिया था। अजनान के जहन में ये फतूर समाया था कि वो चूँकि उसके लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी, लिहाजा अब उसकी कदर भी करती, ख्वाह वो गलत करे तब भी उससे मुंह ना बनाए, क्योंकि उसके सिवा अब उसका और था ही कौन जो उसे अपनी पनाह देता या उसकी जिम्मेदारी उठाता। जबकि मुनज़्ज़ा का ख्याल था कि अजनान को उसकी बेलौस मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अगर वही उसकी फ़िक्र और परवाह ना करता तो कितना दुख का मुकाम था। दोनों अपनी अपनी जगह पर ख़ुद को दुरुस्त समझ रहे थे। मुनज़्ज़ा दिल बहलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को घर के कामों में मसरूफ़ रखती, तो अजनान ने ऑफ़िस में नई दिलचस्पी ढूंढ ली। उसकी ऑफ़िस कुलीग मिस हमना अब्बासी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच झगड़े ने जन्म लिया था, उस पर पूरी तरह फ़िदा होने को बेताब थी। अजनान चूँकि ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, लिहाजा जज्बाती सहारे के लिए उसने मिस हमना अब्बासी का हाथ थाम लिया। दोनों ऑफिस में रहकर भी एक दूसरे की कुर्बत के बहाने तलाशते और ऑफिस टाइम ऑफ होने के बाद तो गोया उनके ऐश थे। हमना कभी उसे अपने घर ले जाती तो कभी दोनों साहिल समंदर की तरफ निकल आते, तो कभी किसी शानदार से होटल से या रेस्टोरेंट से शाम मनाते। पहले जो मोहब्बतें और बारफतगियाँ और तहाइफ मुनज़्ज़ा के हिस्से में आते थे, अब हमना अब्बासी का नसीब हिस्सा बनने लगे। रफ्ता रफ्ता इनका अफेयर ऑफिस में मशहूर हो गया, मगर गज़बनाक तो ये हुआ कि अजनान को उसकी परवाह ही ना थी। जज्बाती सहारे के लिए थामा जाने वाला हाथ अब उसे एक लम्हे के लिए अपने हाथ से छूटना गवारा नहीं था। हमना तकरीबन हर दूसरे रोज़ उसे अपने साथ घर ले आती और मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती उसके हाथ के जायक़े के सामने। अजनान को अब मुनज़्ज़ा के हाथ का बना खाना, जिसका कभी वो बेहद मौतरफ़ हुआ करता था, बेमज़ा महसूस होने लगा। यही वजह थी कि उसने मुकम्मल तौर पर घर में खाना खाना छोड़ दिया। अब रात में भी वो लेट ही आता था। मुनज़्ज़ा के जज्बात और एहसासात की जैसे कोई परवाह ही नहीं रही थी उसे, और इस चीज़ का उसे कितना दुख पहुँच रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। उस रोज़ ऑफिस टाइम के बाद वो फिर हमना के साथ उसके घर आया था। एक बात जो उसने ख़ास तौर पर महसूस की थी वो हमना के घर का सन्नाटा था। उसकी माँ अक्सर दवा खाकर अपने कमरे में सोई हुई मिलती थी। बाप मुल्क से बाहर था। एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ दुबई में मुक़ीम हो चुका था। ईद बकर ईद पर आता था तो घर में रौनक हो जाती थी, वगरना सन्नाटे गूंजते रहते थे। उस दिन भी ऐसे ही था। गजनान को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद वो कुछ देर में गर्मा गर्म चाय के 2 कप बनाकर ले आई थी। गाजी, एक बात कहूँ, वादा करो माइंड नहीं करोगे। आज उसके अंदाज़ी देखने वाले थे। ब्लैक प्रिंटेड सूट में मलबूस उसका गोरा बदन नुमायां हो रहा था। ऊपर से कपड़े ऐसे स्टाइलिश थे कि ना चाहने के बावजूद उसकी निगाह बार बार भटक कर उसके दुपट्टे से बेनियाज गिरेबान पर पड़ती थी। शौरी कोशिश के तहत वो उसके बेहद करीब ऐन सामने आकर बैठी थी। बोलो क्या बात है। वो अपने बहक जाने से खौफजदा था और यही चीज़ हमना को हौसला दे रही थी। आजी, पता नहीं कैसे और क्यों मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। मैं अब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझसे वादा करो तुम कभी अपना ताल्लुक मुझसे ख़त्म नहीं करोगे। कदरे लिजाजत से कहते हुए उसने अजनान का हाथ थामा और वो इस अचानक हमले पर कदरे बौखला गया था। ये क्या कह रही हो तुम? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं हमना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं आजी, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। देखो किस चीज़ की कमी है मुझ में। नज़र उठाऊं तो हज़ारों फ़िदा हो सकते हैं, मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी कुर्बत और मोहब्बत के लिए बेकरार हुआ है। पिछले कई दिनों से इजहार के लिए तड़प रही हूँ, मगर ये सोच कर के कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। लब सी रखे हैं। आजी, मुझ पर रहम करो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। शफाफ गालों पर आंसू बिखराते वो अजनान के घुटनों पर सर रख कर सिसक उठी तो उसका दिल जैसे मचल कर रह गया था। इस लम्हे से यूँ लगा जैसे ज़िंदगी उसके जानों पर सर रख के रो रही है। मुनज़्ज़ा की परछाई, उसकी पाकीज़ा मोहब्बत। हमना
अब्बासी के आंसुओं की धुंध में कहीं बहुत पीछे रह गई थी। धड़कते मचलते दिल से कतई बेबस होकर उसने जूं ही अपना हाथ हमना अब्बासी के कंधे पर धरा, वो जज्बाती होकर उसके मजीद करीब हो गई। अजनान ने बहुत कोशिश की उसके कदम ना डगमगाएं, मगर हमना अब्बासी के तूफान खेज जज्बात का रेला उसके बचाव की तमाम तर कोशिश को बहाकर ले गया, और जब जज्बात का ये तूफान थमा तो वो खुद अपने आप से ही निगाहें मिलाने के काबिल ना रहा था। उसके बरक्स हमना बहुत मसरूर थी। मोहब्बत की पजीराई पर उसने अजनान का शुक्रिया अदा किया था, मगर उसे फ़िलहाल उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। सो अपने गुनाहगार बदन को घसीटता वहाँ से सीधा घर चला आया। रात खासी गहरी हो गई थी। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो मुनज़्ज़ा हस्बे मामूल रुख फेरे बेड पर दराज थी। तब शावर लेने के बाद वो उसके पहलू में आकर लेटा तो उसकी घुटी घुटी सी सिसकियों की आवाज़ दिल काट गई। सिर्फ एक लम्हा लगा था उसे हाथ बढ़ाकर अपनी तहवील में लेने में। मून, आई एम सॉरी यार, रो क्यों रही हो? इस वक्त उसका अपना दिल भी रोने को चाह रहा था। अपनी पाकबाज बीवी के हक में खयानत उसे निदामत से गर्क कर रही थी। मुनज़्ज़ा के आंसू उसे अपने गुनाह के बाइस लग रहे थे। तभी वो सारी खुददारी और अना भूल कर झुक गया था। मुनज़्ज़ा उसकी गैर मुतवक्को अल्तफ़ात पर जो बिलक बिलक कर रोना शुरू हुई तो फिर अजनान के लिए उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। मून, अगर तुम अपने आंसू ना रोके तो मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगा। उसकी आवाज़ सचमुच भरा गई थी। तभी मुनज़्ज़ा ने अपने आंसुओं से लबरेज चेहरा ऊपर उठाया था। बकवास करते हो तुम, कोई प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। प्यार होता तो इतने दिन बेगाने बनकर ना रहते। जिनसे प्यार किया जाता है उनसे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और तुमने पूरे 5 रोज़ मुझे सूली पर लटका रखा है। फरेबी हो तुम। गलती हम लड़कियों की होती है जो तुम मर्दों की जादुई बातों में आकर खुद को रोग लगा लेती हैं। तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं कि कोई अच्छी शरीफ लड़की तुम्हें दिल से सच्चा प्यार करे। तुम्हारे लिए तो बाजारी औरतें ही ठीक रहती हैं, घाट घाट का पानी पीकर अपना मतलब निकालने वाली। वो रो भी रही थी और तेज तेज बोल भी रही थी। अजनान की सांस जैसे सीने में उलझ कर रह गई थी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, कल ही अपना वजूद लेकर कहीं चली जाऊंगी। फिर करते रहना अपनी मन मर्जी, और अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर करते रहना। कोई तुम्हें रोक टोक करने वाला नहीं होगा, कोई झगड़ा भी नहीं करेगा तुमसे। कितना गुबार जमा कर रखा था उसने अपने अंदर। अजनान की जान हकीकी मैनों में लबों पर आ गई थी। कहाँ चली जाओगी मुझे छोड़कर? बोझल लहजे में उसने पूछा था। जवाब में वो सिसकी भरते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या, कहीं भी चली जाऊंगी। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, तन्हा जी लोगी मेरे बगैर? जाने किस उम्मीद के तहत उसने पूछा था। जब वो चिटकते हुए बोली, जो चीज़ मेरी है ही नहीं उसके साथ रहकर भी तो तन्हा ही हूँ। तुम्हारी नहीं तो और किसकी है? कितना अच्छा लग रहा था मुनज़्ज़ा का भीगा भीगा सा सुर्ख चेहरा, और वो एक लम्हे में अपना गुनाह भूल बैठा था। मुझे नहीं पता, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से ख़राब हो रहा है। आंसुओं की आमिज़श की वजह से उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। सॉरी बोल दिया ना जान, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। उसके लहजे में लजाजत थी। तभी मुनज़्ज़ा ने घुर कर उसकी खफगी से देखते हुए आंसू पोंछ लिए थे। मुझे तो तुम्हारे वादों पर भी एतबार नहीं रहा, तुम्हारी सनफ़े एतबार के काबिल ही नहीं है। अच्छा यार, अब बस भी करो, बल्कि यूँ करो कि मुझे अपने पल्लू से बांध कर रख लो। ना आज़ाद होऊंगा ना तुम्हें शिकायत का मौका मिलेगा। मुनज़्ज़ा का दिल एक मरतबा फिर उसकी तरफ से साफ़ हो गया था। खाना खाया है शाम में? उस पर अपना प्यार लौटाते हुए उसने पूछा तो अजनान अस्बात में सर हिलाते हिलाते रह गया। नहीं। क्यों? कदरे चौंक कर पूछा था। जवाब में वो बराह रास्त उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि शहर के किसी भी होटल में तुम्हारे हाथ जैसा जायका नहीं है मून। ये जुमला कहते हुए उसे याद भी नहीं रहा कि आज ही हमना अब्बासी के साथ उसके घर पर डिनर करते हुए उसे मुनज़्ज़ा के हाथ से बने तमाम खाने बदमज़ा महसूस हुए थे। मर्दों को कुछ भी भूल जाने की बड़ी बुरी आदत होती है। वो सहर अंगेज़ अल्फाज जिनकी खुशबू से औरत की ज़िंदगी ताउम्र महकती रहती है, अक्सर मर्दों को इन अल्फाज की अदायगी की वजह भी याद नहीं रहती। मुनज़्ज़ा उस रात बहुत दिनों के बाद पुरसुकून नींद सोई थी, ताहम अजनान सारी रात जागता रहा था। यही वजह थी कि अगले रोज़ वो ऑफिस भी ना जा सका था। अजीब सुस्ती सी छाई रही थी। तकरीबन 10-11 बजे वो नींद से बेदार हुआ तो मुनज़्ज़ा सुबह का सारा काम निपटा चुकी थी। अजान लाउंज में खिलौनों से खेल रहा था। शावर लेने के बाद वो सीधा लाउंज में ही चला आया था। उठ गए जनाब, आज ऑफिस से किस खुशी में छुट्टी की है? बहुत दिनों के बाद उसका लहजा फिर फ्रेश हुआ था। अजनान ने खुलकर मुस्कुराते हुए नन्हे अजान को बाहों में समेटते हुए कहा। बीवी से सुलह की खुशी में रात वाली सारी बेकली मकबूद हो चुकी थी। मुनज़्ज़ा के लबों पर धीमी धीमी सी मुस्कान बिखर गई थी। इस रोज़ कई दिनों के बाद दोनों ने मिलकर साथ खूब अच्छी तरह नाश्ता किया था। शाम में अजनान ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था जिस पर मुनज़्ज़ा की खुशी देखने लायक थी। अपनी मनपसंद ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अजनान के साथ ही उसने डिनर भी किया था, और फिर साहिल समंदर पर 2-3 घंटे गुजारने के बाद रात में बहुत लेट उनकी वापसी हुई थी। इस एक दिन में पिछले एक हफ्ते की अजियत का अजाला हो गया था। अगले रोज़ फिर उसका छुट्टी करने का इरादा था, मगर मुनज़्ज़ा ने ज़बरदस्ती उसे नाश्ता करवाकर ऑफिस रवाना कर दिया। घर से ऑफिस आते हुए उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो आइंदा हमना अब्बासी के दाम में नहीं आएगा और ना ही किसी भी सूरत उसके घर जाएगा, मगर
ऑफिस में लंच टाइम के दौरान ही जैसे वो उसके मुकाबिल आकर बैठी। अजनान को अपने तमाम इरादे कमज़ोर पड़ते महसूस हुए। आजी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? गहरे पर्पल कलर के नहायत स्टाइलिश सूट में मलबूस वो उसके मुकाबिल बैठी पूछ रही थी, जब वो बेसाख्ता उसके दिल को सरापे से निगाहें चुराए हुए बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो कल ऑफिस क्यों नहीं आए तुम? सेल भी सारा दिन ऑफ रखा था। आई एम सॉरी आजी, अगर मेरी कोई भी हरकत तुम्हें नागवार गुजरी है तो मैं दिल से माफ़ी की तलबगार हूँ। प्लीज़ मुझसे रुख ना फेरो। मैं किसी भी सूरत तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी हर अदा हर लफ्ज़ जादुई था। अजनान एक मरतबा फिर हज़ार कोशिश के बावजूद खुद को उसके सामने कमज़ोर पा रहा था। मैं समझ गई तुम शायद अपनी बीवी से डरते हो। उसे खामोश पाकर वो लिपस्टिक से सजे होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कान बिखेरते हुए फिर बोली। ताहम अजनान अब भी खामोश रहा था। आजी, तुम क्या समझते हो मैं अगर तुम्हारे नाज उठाती हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं? ये पूरा ऑफिस स्टाफ मेरे साथ फ़कत एक कप चाय पीने को तरसता है, मगर मैं किसी की तरफ नहीं देखती। ये मोहब्बतों के मामले ऐसे ही हुआ करते हैं। नज़र एक मरतबा किसी पर ठहर जाए तो फिर कोई और नज़ारा ख्वाह वो कितना ही दिलकश क्यों ना हो, देखना गवारा नहीं करती। मुझे तुमसे सवाई मोहब्बत के चंद बोलों के और कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई थी। अजनान इस बार खामोश नहीं रह सका था। मैं अपनी बीवी से डरता नहीं, उसे बेतहाशा प्यार करता हूँ, इसीलिए उससे बेवफाई नहीं कर सकता। कैसी बेवफाई आजी? तुम्हारी जो मोहब्बत, जो वक्त और जज्बे उसके लिए हैं वो मैं नहीं मांगती। मैं तो अपने हिस्से का थोड़ा सा प्यार मांग रही हूँ घर से। हाँ, तुम जो वक्त गुजारते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा। अगर तुम वो भी मुझे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती मोहब्बत की कायल नहीं। वैसे भी तुमसे मोहब्बत मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, लिहाजा सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। कदरे नम लहजे में कहने के साथ ही वो उसके करीब से उठ गई तो अजनान ने जाने क्या सोचते हुए उसका हाथ थाम लिया। ये सच है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम भी मुझे बुरी नहीं लगती हमना। मैं किसी की दिल शिकनी का सोच भी नहीं सकता। वैसे भी आज का दौर बहुत जदीद हो चुका है। अब किसी मर्द का एक ही औरत पर इक्तफा करके जीना बहुत मुश्किल है। वो एक मरतबा फिर भूल गया कि कल रात ही उसने अपनी बीवी को कभी हर्ट ना करने का वादा किया था। हमना उसके अल्फाज पर धीमे से मुस्कुराई थी। अच्छी लग रही हो आज, पर्पल कलर ज़्यादा सूट करता है तुम पर। एक हाथ से उसकी कलाई थामे वो दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला था। जवाब में हमना अब्बासी की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। शाम में ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ तो उसका दिल फिर से हमना अब्बासी की कुर्बत के लिए मचल उठा। तभी वो अपने कैबिन से निकलकर उसकी मेज़ की तरफ आया था। ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो गया, घर चलें? बिल्कुल, मैं भी बस उठ रही थी। मैं तुम्हारे साथ घर चलने की बात कर रहा हूँ। हमना ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक भांप ली थी। तभी पर्स कंधे पर डालते हुए बोली, मोस्ट वेलकम। मैंने कभी इनकार किया है? उसकी मुस्कुराहट गज़ब की थी। अजनान अपने अंदर मचलते जज्बों के तूफान को दबाकर रह गया। वो लोग घर पहुंचे तो शाम के धुंधले खासे गहरे हो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही मुनज़्ज़ा ने उसे कॉल की थी और उसने कमाल होशियारी से झूठ का सहारा लेते हुए उसे बता दिया था कि आजकल ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, लिहाजा अब वो रोज़ाना 1-1.5 घंटा लेट घर वापस आया करेगा। वो अपने इस बहाने पर उसने खुद को दाद भी दी थी। एहतजाज उठाते ज़मीर को ये कहकर सुला दिया था कि आजकल हर मर्द ऐसी ही सरगर्मियों में मुलव्वस है, लिहाजा वो भी अगर थोड़ा सा वक्त कहीं एंजॉय करेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हमना अपने दिलकश सरापे के साथ किसी पके हुए फल की तरह उसके सब्र का इम्तिहान लेती उसके साथ ही सोफे पर चिपक कर बैठी थी और वो बातें करते हुए छोटी मोटी शरारतें भी कर रहा था। बातों के दौरान अचानक बेख्तियार होते हुए उसने कहा तो वो खुलकर हंस पड़ी। इस रोज़ देर से घर वापस लौटा तो एक अजीब सी सरशारी उसके रगों में दौड़ रही थी। बात बेबात खिलखिलाता लहजा मुनज़्ज़ा को चमका गया था। खैरियत, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। वो उसके ऑफिस टाइमिंग बढ़ जाने का सुनकर कदरे नाराज़ हुई बैठी थी, मगर अजनान को उसका एहसास तक नहीं हुआ था। तभी वो खुशियानी सी हंसी हंसते हुए बोला था, अच्छा, तुम्हें लगता होगा मैं तो कल भी इतना ही खुश था जितना आज हूँ, और वजह तुम बखूबी जानती हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम पके बेईमान हो, तुम्हारी किसी बात का कोई एतबार नहीं। रोटी बेलते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। जब अजनान फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था, तुम्हारा शक कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरी जान चली जाएगी। उसके पास ही दीवार से टेक लगाकर वो दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोला तो मुनज़्ज़ा ने हाथ में पकड़ा बेलन गुस्से से चिढ़कर उसके मजबूत बाजू पर रसीद किया। फजूल बकवास करनी बहुत आती है तुम्हें, तुमसे ही सीखी है, आखिर को तुम्हारी सोहबत में जो रहता हूँ। मुस्कुराकर बाजू सहलाते उसने दूबदू जवाब दिया, जो अब वो महज उसे घूर कर रह गई थी। खाना खाने के बाद अजनान अजान को लेकर बेडरूम में चला गया था, जबकि वो बहुत देर तक किचन को समेटने के बाद नमाज और नवाफिल में लगी रही। तकरीबन 12 बजे के करीब तस्वीर वगैरह से फारिग होकर वो कमरे में आई तो अजनान कंप्यूटर पर कोई इंग्लिश मूवी देख रहा था।
तब उसका पारा एकदम हाई हो गया और उसने आगे बढ़कर माउस अपने कंट्रोल में ले लिया। शर्म करो कुछ, मैं बाहर नमाज पढ़ रही थी, अंदर यहाँ तुमने फहाशी का अड्डा खोल रखा है। घर में तस्वीर हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इन बेहया इंसानों की फिल्म चलते देख तो वो लानत भेजते होंगे हमारे घर पर। तुम्हें नमाज की तौफीक नहीं होती तो ये इखलाक सोज घटिया फिल्में तो ना देखा करो। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। अजनान हमेशा की तरह कान खुजाकर रह गया। सॉरी यार, फारिग बैठा बोर हो रहा तो सोचा कंप्यूटर ही ऑन कर लूँ। वैसे आजकल घर ऐसी ही फिल्में चल रही हैं। मैं अगर कभी कभार देख लेता हूँ तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ा, पहाड़ भी जल्द ही गिरने लगेंगे। ये गंदी और घटिया फिल्में ही हैं जिनकी वजह से हमारी नस्ल तेज़ी से बर्बादी की तरफ गामजन है। अस्तगफुरुल्लाह, बजाय इसके कि दूसरों को भी समझाएं। यहाँ हर कोई यही सोचकर खुद को तसल्ली दे रहा है कि बाकी सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, मेरा क्या बिगड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता था, मगर जब आता था तो सारी अगली पिछली कसरें निकल जाती थी। अजनान को इस लम्हे से अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी। मुनज़्ज़ा, ज़्यादा टेम्पर लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तुम क्या समझती हो जैसे तुम साफ़ सुथरी हो वैसे ही बाकी की दुनिया को भी होना चाहिए? हरगिज़ नहीं। यहाँ हर बंदे का अपना मिजाज और अपनी तरजीहात हैं। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो ना सही, मगर दूसरों को तुम ज़बरदस्ती अपनी पसंद के रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकती। आज की दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। उसे पता है कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। मुझे दुनिया की नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह है अजनान। वो रास्ता जो दुश्मनों ने इस कौम की जहनी, जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी तबाही के लिए चुना है, मैं तुम्हें इसी रास्ते पर भटकने नहीं दूंगी। उसके गुस्से की जगह उसके लहजे में नमी उतर आई थी, तभी वो भी नरम पड़ गया था। सॉरी, आइंदा नमाज के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं देखूंगा। मुनज़्ज़ा जवाब में खामोश ही रही थी। अजनान कंप्यूटर ऑफ करने के बाद बिस्तर पर आया तो वो रोज़ाना की तरह जाने क्या कहा पढ़कर देर तक उस पर फूंकती रही। मून, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी और राहत तो हासिल है, फिर अब इतनी लंबी लंबी नमाजों में खुदा से क्या मांगती रहती हो? बिस्तर पर उसके बराबर लेटते हुए उससे पूछ लिया। जवाब में उसके शफाफ चेहरे पर बिखरा नूर मजीद दोचंद हुआ था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। अजनान बस उसे देखता ही रह गया था। अपने ईमान की सलामती, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा कीमती यही दुआ है। तुम्हारा ईमान नहीं चाहता कहीं लिखवा कर रख लो मुझसे, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। जब मुनज़्ज़ा फिर खुफगी से उसे घूर कर रह गई। सोचा चुपचाप। कदरे जलकर वो रुख फिर गया था। मुनज़्ज़ा को बेसख्ता उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तुम बहुत सारे और बहुत प्यारे हो अजनान, इस दुनिया में बाकी तमाम मर्दों से कतई मुख्तलिफ। मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम जैसे खालिस इंसान से मोहब्बत करके अपने पाकीज़ा जज्बात को पामाल नहीं होने दिया। पता है कभी कभी तुम मुझे बहुत छोटे से मासूम से बच्चे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें डांट पिला देती हूँ, मगर हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे अजनान पर ज़माने की मुनाफ़िकत का कोई रंग चढ़े या वो कोई गलत कदम उठाकर पछतावों के नज़र हो। सच्ची अजनान, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सारी दुनिया से मुनफरिद देखना चाहती हूँ। नहायत मोहब्बत से उसका रुख अपनी तरफ फेर कर वो उसके बाजू पर अपना सर टिकाते हुए बोली तो अजनान के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। कितना फ़र्क था मुनज़्ज़ा की और उसकी मोहब्बत में। उस रात वो फिर देर तक जागा था। अगली सुबह फिर उसने दिल में इरादा किया था कि वो अब किसी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी का वफादार रहेगा। मगर ये इरादा सिर्फ इस वक्त तक मजबूत रहा जब तक हमना आबासी निगाहों के सामने नहीं आई थी। हस्बे मामूल लंच टाइम के करीब बड़े पुरएतमाद अंदाज में मुकम्मल ब्लैक शिफॉन के सूट में मलबूस, खासी नफासत से किए गए मेकअप के साथ वो फिर से उसकी धड़कनों को बेकरार कर गई थी। आजी, आज लंच नहीं करना? कमाल बेनियाजी से उसके मुकाबिल बैठते हुए वो उसकी टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए बोली थी। ताहम इससे पहले कि अजनान उसे कोई जवाब देता, उसके सेल पर मुनज़्ज़ा की रिंग आ गई। वो इस वक्त हमना के सामने उसकी कॉल नहीं रिसीव करना चाहता था, मगर जाने क्या सोचकर प्रेस का बटन दबा दिया। हाँ बोलो मून, क्या बात है? कोई बात नहीं है, आपका लंच टाइम हो गया है और मैंने घर में आज आपका फेवरेट भिंडी गोश्त बनाया है, लिहाजा जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दूसरी तरफ से वो खासे मान भरे अंदाज में उजलत से बोली थी। एक तरफ मुनज़्ज़ा की खुशी और दूसरी तरफ उसके दिल की तलब। वो सिर्फ उसके एक लम्हे में उलझा था कि क्या करे। ताहम अगले ही लम्हे दिल की तलब मुनज़्ज़ा की खुशी से जीत गई थी और वो बड़ी सहूलत से उसे मायूस करते हुए बोला था, सॉरी मून, आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा काम बिखरा पड़ा है यहाँ, तुम खाना खा लो, मैं शाम में खा लूँगा। उसके अल्फाज हमना अब्बासी को एक अजीब से एहसास तफ़ाखुर में मुब्तला कर गए थे। मुनज़्ज़ा को खुदाहाफिज़ बोलकर वो मुस्कुराते हुए हमना अब्बासी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। बहुत बुरी चीज़ हो तुम, कसम से, सिर्फ तुम्हारे लिए आजकल बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। हमना फिर खिलखिलाई थी और अगले ही लम्हे में वो बड़े मज़े के साथ उसके बराबर बैठा लंच कर रहा था। ताज़ा ताज़ा इश्क की जुनून खेजियाँ जैसे जैसे बढ़ रही थीं, वो अपने घर, अपने बच्चे और अपनी बीवी की तरफ से गाफिल होता जा रहा था। अब उसे ना घरेलू इस्तेमाल की अशिया की ख़रीदारी का याद रहता था, ना अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ख़रीद कर उसे खिलाने से दिलचस्पी रहती थी। सुबह नाश्ते के बाद वो सीधा ऑफिस आने के बजाय अब हमना की तरफ जाना शुरू हो गया था। दोनों अपनी मर्ज़ी से तैयार होकर इकट्ठे ऑफिस आते थे और फिर लंच टाइम के वक्त उनका रुख किसी न किसी शानदार रेस्टोरेंट की तरफ हो जाता था।
شام میں وہ جلد ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر آفس سے نکل آتے تھے اور پھر وہ دونوں ہوتے تھے اور ان کی خواہشات۔ منزہ کبھی اس کے بغیر کھانا کھا لیتی، کبھی یوں ہی بھوکی بیٹھی رہتی۔ اذان سر شام ہی دودھ پی کر سو جاتا تھا، لہٰذا وہ اسے بیڈ روم میں سلا کر خود اکیلی بہت دیر تک جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ٹی وی میں اس کی دلچسپی نہیں تھی اور کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے یہ سوچ کر بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ جتنا پیار وہ اذنان سے کرتی ہے اتنا ہی پیار وہ بھی تو اس سے کرتا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی اس کی والہانہ ادائیں اور دیوانگی آسانی سے بھلائے جانے کے قابل تو نہیں تھی۔ پھر جب وہ اس سے دوری پر مغموم رہنے لگی تو اذنان ہر روز کیسے کھلکھلاتا ہوا ملتا تھا، اس سے دوری کا اثر اس کے چہرے پر سلگتا دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا۔ دوسری بہت سی عورتوں کی طرح وہ بے وقوف نہیں تھی، سمجھتی تھی کہ مرد رنگ رنگ کی تتلیوں کا شدائی ہوتا ہے، ہر تتلی کے لیے صرف اسی وقت تک دلچسپی کا باعث رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ جیسے ہی تتلی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے وہ فوراً اسے مسل کر اس کی دلکش رنگ اپنی مٹھی میں جذب کر لیتا ہے، پھر تتلی اڑے یا مر جائے اسے دلچسپی نہیں رہتی۔ رنگوں کے بغیر وہ دلچسپی کا باعث رہتی بھی نہیں۔ اس کے سارے رنگ بھی اذنان کی مٹھی میں جذب ہو کر رہ گئے تھے، لہٰذا اب وہ اس کی طرف سے غافل ایک نئی تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر روز بروز اذنان کی بڑھتی ہوئی بے نیازی اسے اذیت کے نشتر چبھوتی رہتی تھی۔ اب اس کی خاموشی، گریز اور رنجیدگی کا بھی اذنان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تندرست رہتی یا بیمار اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ منزہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ اذنان کی محبتوں اور وافدگیوں کے سہانے موسم دیکھنے کے بعد اب اس کی بے نیازی اور اجنبیت کا درد سہنا اسے زخم زخم کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ اذنان سے بار بار کی لاپرواہی اور بدلتے ہوئے رویے پر گلے شکوے کر کے اپنی انا اور خودداری کا خون کرنا بھی اب اسے گوارا نہیں رہا تھا، سو چپ چاپ اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ طرح طرح کے دل شکن سوالات الگ جان پر بنائے رکھتے تھے۔ اس کی بے اتنائی کا تصور ہی اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ ایماندار تھی، اس نے اپنا جسم، اپنی روح اور اپنے خیالات اور جذبات صرف ایک ہی شخص سے وابستہ کر رکھے تھے، جسے چاہا تھا اسی کے نام کی ردا اوڑھی تھی، لہٰذا جواب میں اسے اپنے ہمسفر کی مکمل ایمانداری بھی مطلوب تھی۔ وہ اس کے ساتھ دکھ اور آزمائش کے ہر موسم کا سامنا مسکرا کر بہادری سے کر سکتی تھی، اس کی تمام مجبوریاں اور تکلیفیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتی تھی، مگر اس کی بے وفائی پر سمجھوتا کرنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا، لہٰذا ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس روز ان کی شادی کی تیسری سالگرہ کا دن تھا۔ منزہ کو کبھی یقین تھا کہ وہ اپنی لاکھ مصروفیات اور بے نیازی کے باوجود بھی اس اہم موقع کی اہمیت کو قطعی فراموش نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے دل کے ہر غبار اور بدگمانی کو تھپک کر سلاتے ہوئے صبح نہایت پیار سے اسے بیدار کیا، پھر اسے واش روم کی راہ دکھا کر وہ کچن کی طرف چلی آئی تاکہ خاص دن پر ناشتہ بھی اس کے لیے اس کی پسند کا تیار کر سکے۔ اس بار بھی اس کا ارادہ اپنی شادی کی سالگرہ منانے کا تھا، اس لیے 2 روز قبل ہی گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تھی۔ اس خاص موقع کے لیے اس نے اپنا اور اذنان کا سوٹ بھی بڑی چاہ سے خرید رکھا۔ پچھلے 15-20 روز سے اسے اذنان کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ وہ گھر پر ٹکتا ہی نہیں تھا، رات میں ہی جان بوجھ کر لیٹ گھر آتا تھا اور آتے ہی 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے بستر پر ڈھہ جاتا تھا۔ پہلے وہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا تھا، اسے منانے کے لیے منتوں پر اتر آتا تھا، اور منزہ تب بھی نخرے دکھاتی رہتی تھی۔ اب پچھلے 15-20 روز سے اسے جیسے اس کی قربت کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دن بھی اس کے بغیر نہ رہنے والا اذنان احمد اب پچھلے 20 روز سے اس کی ہر ادا کو یکسر نظر انداز کیسے کتنے سکون سے اس کے بغیر رہ رہا تھا۔ مردوں کے لیے یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے، مگر عورت کو یہی بے وجہ نظر اندازی اندر سے مار کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی بے قصور نظر انداز ہو کر دھیرے دھیرے اندر سے مر رہی تھی۔ امید کے ٹمٹماتے آخری مدھم دیے کے سہارے اس نے انگلیوں پر گن گن کر اپنی شادی کی سالگرہ کے دن کا انتظار کیا تھا، تاکہ اذنان کی قربت حاصل کر کے اس کے اندر چھپی تمام شکایتوں کا گلا گھونٹ سکے، مگر اس کی خوش فہم امید کا یہ آخری دیا بھی اس وقت بجھ کر رہ گیا جب اذنان اس کی کسی بھی تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بڑے آرام سے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اذان کے ساتھ کھیلنے کے بعد آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منزہ کے اندر پھر سے کسی گہری ٹیس نے سر اٹھایا تھا، مگر وہ ضبط کے پلزے سرات سے گزرتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اذنان، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب اس کے سوال پر چونکتے ہوئے پیچھے پلٹا۔ بالکل رف سادہ سے حلیے میں ملبوس، مکمل طور پر گھر گرہستی میں ڈھلی وہ اس نخریلی منزہ سے کتنی مختلف دکھائی دے رہی تھی جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور کسی شاندار سے شاندار لڑکے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک نیا لباس سجا ہوتا تھا اس کے جسم پر، مگر اب فقط 3 سال کے بعد کتنی زیادہ بدل گئی تھی وہ۔ اذنان بہت دنوں کے بعد اسے فرصت سے دیکھا تھا، وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، تبھی وہ حیران سا چلتا اس کے قریب آیا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم سا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ گندی چڑیل کہاں سے ناراض ہونے کا موقع دیتی ہے مجھے؟ ناراض نہیں تو بے نیاز کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بے قصور مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اس کے اپنائیت بھرے لہجے پر وہ بھرپور اپنا ضبط کھونے لگی۔
तभी अजनान ने खिलखिला कर उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में छुपाया था। तुम नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हो। उसका लहजा मखमूर हुआ था। जवाब में मुनज़्ज़ा ने शिकायती अंदाज से उसकी तरफ देखा। पहले नहीं थी, अब हो गई हूँ। शायद अब तुम्हारा दिल मेरी तरफ से भर गया है। जस्ट शट अप मून। पता नहीं क्यों तुम्हें हर वक्त रोते रहने की आदत हो गई है। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले तुम भी तो ऐसे नहीं थे अजनान। क्यों? मुझे क्या हो गया है? हाथ पाँव नहीं रहे या सींग निकल आए हैं? प्यार भरे लहजे को रूखा बनाते चंद लम्हे में नहीं लगे थे। मुनज़्ज़ा उसकी तरफ देखती रह गई थी। कुछ नहीं हुआ तुम्हें? शायद मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया है। धीमे मगर शिकस्ता लहजे में वो कहती कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि अजनान उसे पुकारता रह गया था। उस रोज़ वो बहुत रोई थी। पहली बार उसे अपने वालिदैन और बहन भाई शिद्दत से याद आए थे। खूब अच्छी तरह रोने के बाद दिल का गुबार साफ़ हुआ तो अजनान एक मरतबा फिर बेकसूर दिखाई देने लगा। वो सोच रही थी, हाँ मैं ही गलत हूँ। वो इतना मसरूफ़ रहता है मेरे और मेरे बच्चे के लिए, जान खपाता है, और मैं तंग ज़हन शकी औरत बजाय उसे सुकून फराहम करने के मज़ीद परेशान करके रख देती हूँ। अगर मैंने उसके लिए अपने वालिदैन छोड़े हैं तो वो भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ बैठा है। फिर मैं सिर्फ खुद ही को दुरुस्त क्यों समझती हूँ? जहन में जूं ही ये सोच आई उसके लब तसव्वुर में अजनान को देखकर मुस्कुरा उठे। बेवफा, धोखेबाज, जानबूझकर तंग करता है मुझे। अपने ही आप से कहते उसने अपना पर्सनल सेल उठाया और बड़े प्यार से उसका सेल नंबर प्रेस कर दिया, मगर दूसरी जानिब वो बिजी था। उसकी कॉल वेटिंग पर जा रही थी। एक दो बार ट्राई करने के बाद उसने फिर से मायूस होते हुए अपना सेल ऑफ कर दिया। दफ़ाओं कहीं जाकर, मुझसे ज़्यादा किसी और की कॉल अहम है उसके लिए। मैं भी नहीं बोलूँगी अब जब तक हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेगा मैं बात ही नहीं करूँगी इससे। उसकी तरफ से कॉल रिसीव ना होने पर बच्चों की तरह रूठते उसने फिर अपने आप को सुनाया था, मगर ये इरादा भी बस थोड़ी देर तक ही मजबूत रहा था। शाम हुई, वो हल्का फुल्का तैयार होकर मार्केट चली गई थी। नन्हे अजान को उसने साथ वाली हमसाई के हवाले कर दिया था। अजनान को खुशबू बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहा कि उसे फूलों के बुके के साथ साथ पसंदीदा परफ्यूम भी गिफ्ट करने का था। अगर उसे अपनी मसरूफियत के बाइस उसे खूबसूरत मौके की अहमियत का एहसास नहीं रहा था तो वो क्यों जानबूझकर उसे फरामोश कर देती। खुद को अजनान से ज़्यादा बावफा साबित करने का ये बेहतरीन मौका था और वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा इस मौके के लिए अब तक जितने भी पैसे उसने जमा किए थे उनका बड़ा हिस्सा सिर्फ अजनान की शॉपिंग पर ही खर्च कर डाला था। नहायत मोहब्बत से उसके लिए एक बड़ा सा सरप्राइजिंग गिफ्ट पैक कराने के बाद वो दुकान से निकल रही थी जब अचानक अजनान के ऑफिस कलीग मिस्टर हमदानी की बीवी ने उसे देखकर आवाज़ दे डाली। अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़ा उसे जानती थी। कई बार अजनान के साथ मिस्टर हमदानी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ था, लिहाजा जैसे ही निगाह मिसेस हमदानी के दिल को सरापे पर पड़ी वो पलटकर उसे देखते हुए शासगी से मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गुम रहती हो आजकल? हाल अहवाल की खबर ही नहीं है कोई। उसके पास पहुंचकर मिसेस हमदानी ने गिला किया था। जवाब में वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ होना है मुझे, घरेलू कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। दोनों साथ साथ चलते हुए शॉप से बाहर निकल आई थी जब मिसेस हमदानी ने कहा, फुर्सत रखा करो भाई, शादीशुदा औरत का गुजारा नहीं होता बेखबरी में। क्यों, क्या हुआ? उसका दिल यकलख्त ही धड़का था। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी, जिसके शायद तुम्हें तवक्को भी ना हो। आप कहना क्या चाहती हैं? प्लीज़ खुलकर कहें ना। चेहरे के उड़े उड़े से रंग साथ बमुश्किल वो बोल पाई थी जब मिसेस हमदानी बोली, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे साथ घर चलो, वहीं बैठकर तफसीली बात करते हैं। मुनज़्ज़ा का दिल किसी भी अनहोनी के डर से बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। बाजार से मिसेस हमदानी के घर तक का फासला जिस बेचैनी और बेकरारी के साथ उसने तय किया था महज वही जानती थी। घर पहुंचकर मिसेस हमदानी ने सबसे पहले चाय से उसकी तवाज़ो की थी, मगर एक एक घूंट उसके हलक से जैसे कड़वा स्याल कहवा बनकर उतर रहा था। चाय का कप अभी खाली भी नहीं हुआ था जब वो बड़ी बेकरारी से अपने मुकाबिल मिसेस हमदानी से पूछ बैठी, प्लीज़ बताइए ना मिसेस हमदानी, आप मुझे बाखबर रहने के लिए क्यों कह रही थी? मिसेस हमदानी उसके सवाल पर चंद लम्हों के लिए खामोश रही थी, फिर गला साफ करते कदरे बुर्दबार लहजे में बोली, अल्लाह माफ़ करे मुनज़्ज़ा, मैं किसी की किरदार कशी की मायूब समझती हूँ, मगर जो बात मैं इस वक्त तुम्हें बताना चाहती हूँ वो बहुतान हरगिज़ नहीं है। हमदानी कई बार इस बात का तज़किरा मुझसे कर चुके हैं। कौन सी बात? उसकी बेताबी से गुजरते हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। बात बज़ाहिर ख़तरनाक नहीं है, मगर हो सकती है। हमदानी बता रहे थे, आजकल अजनान अपने ऑफिस की एक लड़की हमना अब्बासी के साथ बहुत देखा जा रहा है। दोनों सर शाम ही ऑफिस से निकल जाते हैं और फिर मुख्तलिफ होटलों पार्कों में घूमते फिरते रहते हैं। देखो मुनज़्ज़ा, मर्द ख्वाह कितना भी काबिल एतबार क्यों ना हो, उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेखबर होना कभी कभी औरत को बड़े नुकसान से हमकिनार कर जाता है। औरत मर्द के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, मगर मर्द औरत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। खुदा जानता है तुम मुझे बेहद अजीज़ हो, इसीलिए एक बड़ी बहन की हैसियत से नसीहत कर रही हूँ कि उसकी मौजूदा मसरूफियात पर निगाह रखो, वगरना सर पकड़कर रोती फिरोगी और वो हाथ से निकल जाएगा। वो अनहोनी जिसके खौफ से उसका दिल लरज़ रहा था बिलाखिर रूनुमा होकर उसके अंदर सन्नाटा फैला गई थी। मिसेस हमदानी के खामोश हो जाने के बाद अजब खोए खोए से लहजे में उसने पूछा था, अगर उसका दिल मेरी तरफ से भर गया है तो क्या मैं ज़बरदस्ती उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हूँ? क्या मोहब्बत को ज़बरदस्ती किसी के दिल में
रोका या दबाया जा सकता है मिसेस हमदानी? क्या वो दिल गुबार से फट नहीं जाते जहां ज़बरदस्ती मोहब्बत को रोकने की कोशिश की जाती है? उसने कोशिश की थी उसके लहजे में आंसू की आमेजिश ना हो, मगर उसके बावजूद मिसेस हमदानी को उसका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ था। बेवकूफ़ मत बनो मुनज़्ज़ा, ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे मसाइल आ ही जाया करते हैं। ऐसे मौका पर दिल नहीं छोड़ते, बल्कि अक्ल और हिम्मत से काम लेकर इन मसाइल को सुलझाने की कोशिश की जाती है। वो उसे समझा रही थी और मुनज़्ज़ा अंदर ही अंदर थकते हुए खुद से कह रही थी, मैं समझौते के कंधे पर सर रखकर ज़िंदगी गुजारने वाली दानिशमंद ख़वातीन में से नहीं हूँ मिसेस हमदानी। मैं तो नहायत पागल लड़की हूँ, हर फैसला दिल से करने वाली, आर या पार की बुनियाद पर जीने वाली। मुझे भीख में मांगी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। वहीं बैठे बैठे उसने सोचा था और फिर अगले कुछ ही लम्हों में वो मिसेस हमदानी से इजाज़त लेकर उसके घर से बाहर निकल आई थी। पूरा जिस्म एकदम से थकन का शिकार हो गया था। सोच सोच कर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत और फरमाबरदारी में कहाँ कोई कमी रह गई थी कि अजनान ने दिल बहलाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। वो जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। सरे शाम ऑफिस से निकल जाने वाला अजनान पिछले 20 रोज़ से हर रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब घर की राह लेता था। और ऐसा क्यों हो रहा था वो जान गई थी। उसकी बेनियाजी, बात बे बात खिलखिलाहट, मसरूफियत और छोटी छोटी बातों पर तप कर उलझने की हर गिरा खुल गई थी। थके थके कदम से बजाय घर की तरफ उठने के और वो और ही कहीं भटक रहे थे। जाने क्या सोचकर उसने पर्स से अपना सेल निकाला था जो ताहाल ऑफ था। सेल ऑन करके कपकपाती उंगलियों से अजनान का मोबाइल नंबर प्रेस करते वक्त इस वक्त उसका दिल बुरी तरह रो दिया था। हेलो, चौथी या पांचवीं बेल पर उसकी कॉल रिसीव हुई थी और दूसरी तरफ अजनान कदरे बेजार से अंदाज में बोला था। मुनज़्ज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त वो उससे क्या कहे, सो वो खामोश रही। दूसरी तरफ अजनान ने 2-3 बार हेलो हेलो करने के बाद लाइन काट दी। तब उसने दोबारा राब्ता किया तो इस बार पहली ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव करने के बाद वो खासी खफगी से गरजा था। क्या मुसीबत है मून, क्यों बार बार तंग कर रही हो? देखो अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आज बहुत काम है ऑफिस में, जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हें कॉल बैक कर लूँगा, ओके? अपनी बिपता सुनाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए उसने मुनज़्ज़ा के जवाब का इंतज़ार किया था। फिर उसने खामोशी से लाइन काट देने पर उसने अपना सेल ही ऑफ कर दिया। मुनज़्ज़ा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजे का टाइम हो रहा था और यकीनन इस वक्त उसके ऑफिस से छुट्टी हो जाया करती थी। उसका दिल इस वक्त घर जाने को नहीं चाह रहा था, सो थके थके से कदमों को घसीटती उस रास्ते की तरफ गामजन हो गई जो हमना अब्बासी के घर की तरफ जाता था। आज से 3-4 माह कबल जब वो अजनान के साथ थी तो अजनान ने अजरा हमदर्दी हमना को रास्ते में पिक करके उसके घर के ऐन सामने ड्रॉप किया था। बेशक वो हसीन साहिरा थी, मगर मुनज़्ज़ा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसके अजनान को बहकाकर अपने काबू में भी कर सकती है। मिसेस हमदानी के घर से उसके घर बहुत करीब पड़ता था। मुनज़्ज़ा का इरादा था कि वो इन दोनों की गैर मौजूदगी में घर के लॉन में ही बैठ जाएगी और जैसे ही अजनान हमना को ड्रॉप करने आएगा वो उसे रंगे हाथों पकड़कर शर्मिंदा करेगी। मगर हमेशा इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। वो उसके घर के सामने पहुंची तो एक उधेड़ उम्र बुजुर्ग चौकीदार गेट पर मुस्तैद ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते पाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अजनान हूँ, हमना अब्बासी साहिबा से मिलने आई हूँ, क्या मुलाकात हो सकती है? चौकीदार ने कदरे चौंक और शफकत भरी निगाह से उसके सादा से सरापे पर डाली, फिर उसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटी चली जाओ अंदर, अभी कुछ देर पहले ही वो लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? वो जान गई थी मगर फिर भी पूछ लिया था। हमना बेगम और आपके शौहर नामदार। जाओ बेटी जाकर देख लो यहाँ हर रोज़ कौन सा खेल खेला जा रहा है। चौकीदार का लहजा ऐसा ही था जैसा किसी बाप का अपनी बेटी के लिए हो सकता है। वो मजीद हैरान हुई थी। बाबा किस खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं? कदरे उलझते हुए वो लॉन अबूर करके लाउंज में आई तो वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। दाएं हाथ की तरफ बनी सीढ़ियों के साथ वाला कमरा रोशन था, मगर वहाँ भी जामद रोशनी थी। बाएं हाथ की तरफ जो कमरा बना था वहाँ अगर रोशनी नहीं थी तो अंधेरा भी नहीं था। कमरे की वाहिद खिड़की में मध्यम सी रोशनी छिन कर बाहर आ रही थी। इसी कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मुनज़्ज़ा अपने बेजान वजूद को बमुश्किल घसीटती खुश्क होंठों को जुबान फेर कर तर करते हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ाई। उसका पूरा वजूद इस लम्हे कपकपा रहा था। असाब यूं सुन होकर रह गए थे। उसे हाथ में पकड़े भारी भरकम शॉपिंग बैग को भी किसी जगह पर रख देने का ख्याल नहीं रहा था। धड़कनें एतदाल पर रहना भूल गई थीं। दरवाजे के ऐन करीब पहुंचकर जाने की सोच के तहत उसने हैंडल पर हाथ रखा था और फुल जोर लगाकर दरवाज़ा आगे की तरफ धकेला तो वो उसकी तवक्को के खिलाफ खुलता चला गया और मुनज़्ज़ा लड़खड़ा कर रह गई। अभी खुद को संभाल कर अपने हवास बहाल भी नहीं कर पाई थी कि निगाहों के सामने शर्मनाक नज़ारे ने एक लम्हे में उसके वजूद से नोच कर रूह निकाल ली। फटी फटी निगाहों से किसी दर्जा बेयकीनी के साथ अजनान और हमना को एक दूसरे में गुम हुआ देखा था। उसका दिल टूटा था और लम्हे में बिखर कर रेजा रेजा हो गया था। हाथ में पकड़ा वो खूबसूरत कीमती गिफ्ट जिसमें ना जाने उसकी बेलौस मोहब्बत के कितने ही रंग पैक हुए थे, अचानक हाथ से छूटा था और ज़मीन पर किरची किरची हो गया था। सांस उसके सीने के अंदर ही कहीं अटक कर रह गई थी। अजनान और हमना
उससे कतई गैर मुतवक्को सूरत हाल पर बौखला उठे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दरवाजे के हैंडल पर जमा उसका हाथ फिसल गया था। टांगे जैसे उसके मजीद बोझ सहारने के काबिल नहीं रही थीं। तब दरवाजे का सहारा लेकर वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। अजनान ने फ़ौरन अपनी पोजीशन संभालते हुए उसकी तरफ पेशकदमी की थी। मून, उठो यहाँ से, चलो घर। वो चेहरा जो कुछ ही देर पहले शर्मिंदगी से जर्द पड़ गया था, अब इस चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था। ताहम मुनज़्ज़ा की समातें जैसा काम ही नहीं कर रही थी। उसके असाब पर हथौड़े बरस रहे थे। आंखें जैसे कुछ भी देखने की सलाहियत खो बैठी थीं। उसे अपने महबूब शौहर पर एतबार नहीं, अंधा एतबार था, और अंधे एतबार की धज्जियाँ जब बिखरती हैं तो हवास यूं ही साथ छोड़ जाया करते हैं। वो बिलक बिलक कर रोना चाहती थी, मगर आंख से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था। मुनज़्ज़ा, उठो और मेरे साथ घर चलो। इस बार अजनान ने गरजते हुए उसका बाजू दबोच लिया था। सामने बेड पर बैठी हमना अब्बासी अब भी खासी खफगी से उसकी तरफ देख रही थी। किसके घर? मेरा तो कोई घर ही नहीं है, बात मध्यम लहजे में कहते हुए वो बुड़बुड़ाई थी। जवाब में अजनान ने ज़बरदस्ती उसका बाजू खींचते हुए उसे खड़ा किया था। एक्सक्यूज़ मी हमना, मैं घर पहुंचकर कॉल करता हूँ। अब भी उसे सिर्फ उसी औरत की परवाह थी जिससे उसका रिश्ता नाजायज़ था। अगली 15-20 मिनट में वो मुनज़्ज़ा को लेकर घर पहुंचा तो जहन खासा तप चुका था। अपने गुनाह पर पर्दा लाने के लिए उसने मुनज़्ज़ा को ज़ोर से बेड पर ला पटका था। क्यों आई थी तुम वहाँ? मेरी जासूसी करने? क्या जानना चाहती हो तुम मेरा और हमना के बारे में, और क्या रिश्ता है हमारा दोनों का? यही जानना चाहती हो ना तुम? तो सुनो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं रह सकता मैं अब उसके बगैर। लिहाजा तुम्हें अगर मेरी ज़िंदगी में रहना है तो इसका वजूद बर्दाश्त करना होगा। बसूरत दिगर तुम जो चाहो कर सकती हो। कैसा अयार और सफाक शख्स था वो! उसके पाँव काट कर छोड़ देने की इजाज़त दे रहा था। मुनज़्ज़ा के अंदर इस लम्हे बहुत कुछ टूटा था। शिद्दत से उसका दिल चाहा कि वो उसका गिरेबान पकड़कर पूछे कि 3 साल पहले जिस जुनून खेज़ मोहब्बत का दावा उसने उसके साथ किया था वो क्या थी। ये मर्द की मोहब्बत हर नए मोड़ पर रंग क्यों बदल लेती है। मगर उसके लब अब भी साख्त रहे थे। अजनान और भी जाने क्या कुछ कह गया था, मगर वो बेहिस्सी बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ी रह गई थी। वो लड़खड़ा कर चिल्ला गया था और उसके हलक से हल्की सी सिसकारी निकली थी। मम्मा! बिल्कुल किसी छोटे से मासूम बच्चे की मानिद अपनी मम्मा को पुकारते हुए बिला आखिर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। इस लम्हे उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, अपने छोटे से मासूम बच्चे का भी नहीं, जो पिछले 3-4 घंटों से उससे दूर था। अजनान को गुमान ही नहीं 100% यकीन था कि उसकी ज़ात का इतना घटिया रूप देखने के बाद भी दुनिया की 70% औरतों की तरह वो भी रो धोकर अपने नसीब से समझौता कर लेगी, क्योंकि उसके सवाल उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अपने वालिदैन को वो उसके लिए 3 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। ससुराल की सपोर्ट उसे वैसे ही मुयस्सर नहीं थी। भरे शहर में ना कोई अजीज़ दोस्त थी और ना रिश्तेदार, लिहाजा वो मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी, और इसी चीज़ ने उसे मज़ीद शेर किया था। मगर उसे मालूम नहीं था जो अपने आप से बढ़कर किसी को चाहना और फिर उसकी चाहत में मिट जाना चाहते हैं, वो अपना एतबार टूटने पर, चाहत का दामन हाथ से छूट जाने पर इंतहाई हद तक पागल साबित हो जाते हैं। तुम जैसे नफ्स के ग़ुलाम लोग इस काबिल ही नहीं होते कि किसी की सच्ची और पुरखलूस रफ़ाकत तुम्हें नसीब हो। बहरहाल हर इंसान अपनी मर्ज़ी की मनपसंद ज़िंदगी गुजारने का हकदार है। सो आज के बाद मेरा वजूद तुम्हारी किसी आरज़ू की राह में रुकावट नहीं बनेगा। मैं आज अभी और इसी वक्त बकायमी होशो हवास तुमसे डाइवोर्स तलब करती हूँ। प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। क्या? उसके कप से चाय छलक कर कपड़ों पर गिर गई थी, मगर उसे एहसास तक ना हुआ। एक झटके से अपनी निशस्त छोड़कर मुनज़्ज़ा के मुकाबिल खड़े होते उसने किस दर्जा बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कुछ पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तलाक चाहिए अजनान, अभी और इसी वक्त। उसका अंदाज़ वही था। शट अप! तुम शायद भूल रही हो कि हमारा एक छोटा सा बेटा भी है जिसे हम दोनों के प्यार की यकसां ज़रूरत है। नहीं, मेरे बेटे को तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मासूम बेटे पर तुम जैसे घटिया शख्स का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। लिहाजा अभी और इसी वक्त तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। अभी और इसी वक्त मुझे आज़ाद कर दो प्लीज़। वो जिस कदर सरापा मोहब्बत थी उस कदर ज़िद्दी भी थी, और इस बात का अंदाज़ा अजनान को इस वक्त बखूबी हो रहा था। वो उसके कहे पर उसी वक्त आज़ाद कर सकता था, क्योंकि आजकल दिल और दिमाग पर हमना अब्बासी की सहर अंगेज़ मोहब्बत और कुर्बत में जकड़ कर मफलूज हो गए थे। अब मुनज़्ज़ा से मोहब्बत उसका मसला नहीं थी, मगर रात भर वो रोती रही थी, जबकि अजनान नन्हे अजान को संभालता लाउंज में ही सोफे पर सो गया था। उसे अपनी किसी भी फेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसके जहन में था कि अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा ही सिर्फ राज करने के लिए किया है। बैक वक्त 4 शादियों की इजाज़त देकर उसकी खुशी और राहत का कितना ख्याल रखा है। इत्तफाक से उस रोज़ संडे था, लिहाजा सुबह होते ही बेदार होकर पहले उसने अजान के लिए फीडर बनाया, फिर एक कप चाय अपने लिए बनाकर टीवी ऑन कर लिया। वो सोच रहा था कि मुनज़्ज़ा अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद अब उसके साथ किस तरह का रवैया अपनाएगी, और अभी यही सोच रहा था कि वो अपने कमरे से निकलकर थके थके से कदम उठाती उसके करीब चली आई।
अजनान ने देखा वो फूल की मानिंद खुशनुमा सी लड़की फ़कत एक रात में ही मसमार होकर रह गई थी। इस लम्हे उसके दिल को कुछ हुआ था, मगर वो खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, जिसकी खूबसूरत आंखों के गोशे इस वक्त भी नम हो रहे थे। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने सर उठाया और अपने बच्चे की तरफ निगाह की थी। फिर बराह रास्त अजनान की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ और मुझे खुद पर भी बेहद अफसोस है कि मैंने मोहब्बत जैसे मुक़द्दस और बेलौस जज्बे की तुम जैसे शख्स का इंतखाब किया, जैसे सच्चे जज्बों की हुर्मत का एहसास भी नहीं है। इस वक्त दरमियान में अना गड़ गई थी। उसकी डिमांड फौरी पूरी करना अजनान को अपनी इज्जत नफ्स और मर्दानगी की तौहीन महसूस हो रही थी, लिहाजा बेगानगी से रुख फेरते हुए बोला, सॉरी, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। मुनज़्ज़ा का दिल फिर दुखा था, ताहम साथ ही ये सोचकर आंखों में आंसू भर लाई कि वो उसके बगैर जीने का हौसला नहीं रखता, तभी इसे खुद से अलग नहीं कर रहा। अंदर कहीं वो खुद भी यही चाहती थी कि उनका ताल्लुक ना टूटे, और बेशक अजनान ने उसका मान रख लिया था। उसके लफ्ज़ों को किसी खातिर में लाते हुए वो वही कर रहा था जो उसका अपना दिल चाह रहा था। खुशफहमी के ये चिराग भी बहुत थोड़ी देर के लिए चले थे। वो अभी सुरखरू भी नहीं हो पाई थी कि उसी संगदिल ने उसका आखिरी भरम भी तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। रुख फेरे फेरे ही वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाते हुए बोला, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता या अपनी किसी दिली कमज़ोरी की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। मेरा अपना भी दिल तुम्हारी तरफ से भर गया है। रोज़ रोज़ के झगड़ों, पाबंदियों और सवालों जवाबों से तंग आ चुका हूँ, लिहाजा तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। ये लफ्ज़ जो उसने अदा किए थे, इन लफ्ज़ों की अदायगी के लिए उसके दिल ने उसे कोई इजाज़त नहीं दी थी, मगर फिर भी महज अपनी अना का परचम बुलंद रखने के लिए उसने सब कह दिया था जो शायद मुनज़्ज़ा कभी कहने का सोच भी नहीं सकती थी। इस लम्हे उसे एक और धचका लगा था। आखिरी सांस लेते दिल से दर्द की एक और टीस उठी थी और वो बिना उसकी तरफ देखे नहायत शिकस्ता अंदाज में चुपचाप अपने बेटे की तरफ बढ़ाई थी, जो सामने ही सोफे पर लेटा दूध पी रहा था। मुनज़्ज़ा ने आगे बढ़कर जूं ही उसे अपने हाथों में उठाया, अजनान ने लपक कर अजान को उसके हाथों से छीन लिया। तुम शायद भूल रही हो मोहतरमा कि औलाद पर उसके बाप का हक होता है, लिहाजा अगर ये घर छोड़ना है तो मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी छोड़ना होगा। उसे अना के परचम को सुरनगू होना भी गवारा नहीं था और मुनज़्ज़ा को अपनी ज़िंदगी से चले जाना भी तभी ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहा था। मुनज़्ज़ा की आंखें एक बार फिर आंसुओं से लबालब भर गई थीं। कितनी ही देर वो अपना सर्द हाथ सोफे के बाजू पर जमाए अपने बेटे की मासूम सूरत को देखती रही, फिर थके थके से कदम बाहर लाउंज की दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अजनान का दिल फिर से मचला था। वो खाली हाथ उसकी दहलीज से हमेशा के लिए रुखसत हो रही थी। तभी वो चिल्लाया था, तुम पछताओगी मुनज़्ज़ा, इस छोटी सी बात को इशू बनाकर तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो। इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बगैर कहीं सुकून नहीं मिलेगा, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मगर उसके कदम नहीं रुके थे। वो मचलता चिल्लाता वहीं खड़ा रहा था और मोहब्बत उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो गई थी। उसका ख्याल था कि मुनज़्ज़ा ने जज्बात में आकर जो बड़ा कदम उठाया है उस पर जल्द पछताकर शाम को घर वापस लौट आएगी, मगर वो लौट कर घर वापस नहीं आई थी। भरे शहर में सिवाय मिसेस हमदानी के घर के उसके और कोई जाए पनाह नहीं थी। सो थके थके शिकस्ता कदमों को घसीटती वो उन्हीं के पास चली आई थी। इस वक्त मिस्टर हमदानी भी घर पर थे। मुनज़्ज़ा ने अजनान के मुतालिक कुछ छुपाना गवारा नहीं किया था। मिस्टर हमदानी खुद भी उसकी गलत हरकतों से बाखबर थे, मगर वो इस दर्जा गिरा हुआ होगा इस बात का उन्हें गुमान नहीं था। बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुनज़्ज़ा के सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों तसल्ली दी थी। मिसेस हमदानी ने भी इस मौका पर बड़ी बहनों सा किरदार अदा किया था। वो बहुत देर तक उनके गले लगकर रोती रही थी। मिस्टर हमदानी के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने मुनज़्ज़ा को नाश्ता कराते उससे पूछा था, ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ नहायत अफसोसनाक है मुनज़्ज़ा, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे की तकरीबन 60% औरतें इस वक्त इसी अफसोसनाक अलमिये से दोचार हैं। मर्दों की बेरारवी की कोई हद नहीं है और उसका बाइस खुद औरत ज़ात ही बन रही है। डियर, खैर अब आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? पता नहीं, मेरा दिमाग मफलूज होकर रह गया है मिसेस हमदानी, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करूं। उसे वाकई अफसोस हो रहा था। मिसेस हमदानी ने बड़े दिल से उसका जवाब सुना था। ओके, फ़िलहाल आराम करो, फिर बाद में इस मौजू पर कोई बात करेंगे। उसे अपने कमरे के साथ ही एक नफीस कमरे में बिठाकर वो आराम की तलकीन करते बाहर निकल गई तो मुनज़्ज़ा फिर से सोचों के अजाब में उलझ कर रह गई। इधर अजनान उसके इंतहाई फैसले पर गुस्से से कुड़ रहा था। नन्हे अजान को संभालना किसी मुशक्क़त से कम नहीं था। ऊपर से घर की अबतर हाल ने उसे और भी परेशान कर डाला था। हमना ने इस तमाम वाक़े को लिए उसे एक्सक्यूज़ किया था। साथ ही चौकीदार को भी सख्त डांटते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि उसने मुनज़्ज़ा को इसके घर के अंदर क्यों दाखिल होने दिया। वो दिन बहुत मुश्किल से कटा और उसका और रात उससे भी ज़्यादा कठिन साबित हुई। हर करवट पर मुनज़्ज़ा के आंसू, उसकी बातें और उसका दिल जला रही थीं। वो पास थी तो कभी उसकी अहमियत का एहसास ना हो सका था और आज 3 साल के बाद पहली बार निगाह से दूर हुई थी तो उसके होश ठिकाने आ गए थे। हर वक्त मम्मा मम्मा का राग अलापता अजान उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रहा था। तंग आकर उसने कराची में ही मुकीम अपनी बड़ी आपा से रब्ता किया था, जिन्होंने उसकी तमाम बिपता सुनकर उसे मुश्किल वक्त में उसका बड़ा साथ दिया। अजान को सुबह ऑफिस जाते हुए वो उनके सुपुर्द कर जाता और फिर शाम में थका हुआ
ना होता तो जाकर अपने साथ वापस ले आता। फ़कत एक हफ्ते में ही उसकी हिम्मत टूट गई थी। अब हमना के साथ उसके घर नहीं जाता था, बल्कि हमना उसके साथ उसके घर आ जाती थी। जाने क्या बात थी कि अजान उसे देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता था। फ़कत चंद ही हफ्तों में वो बेहद कमज़ोर होकर रह गया था। आज मुनज़्ज़ा को घर से गए पूरा एक हफ्ता हो गया था और इस एक हफ्ते में सारे घर की रौनक मांद पड़ गई थी। शीशे के मानित चमकता घर गर्द आलूद हो गया था। बेडरूम, लाउंज, किचन सबका हाल अबतर हो रहा था। ऊपर से नन्हे अजान को संभालना किसी मुशक्क़त से कम नहीं था। उसके अपने कंधों पर घरदारी का बोझ पड़ा था। अखराजात भी बढ़ते चले गए थे, फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती थी। पिछले एक हफ्ते में उसका लॉन्ड्री और खाने का बिल ही इतना बन गया कि दीगर कुछ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी मुलतवी करनी पड़ी थी। मुनज़्ज़ा की मौजूदगी में उसे कभी किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ था। वो खुद ही सब कुछ सलीके और समझदारी से संभालती थी। एक साथ घर और बच्चे को संभालना कतई इतना आसान नहीं था जितना वो मुनज़्ज़ा के होते हुए समझता था। खाली दिल, खाली घर और खाली बिस्तर उसकी वहशतों में इजाफा कर रहे थे। इस रोज़ हमना उसकी तरफ आई तो बड़ी दिलचस्प निगाहों से इर्द गिर्द एतराफ़ में देखते हुए बोली, घर का हाल तो बड़ा अबतर हो रहा है आजी। जब तक तुम्हारी मिसेस वापस नहीं आती कोई मुलाजमा ही रख लो। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। अखबार में इश्तिहार तो दे दिया है, अब अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। उसका लहजा थका थका सा था। तभी वो उससे पूछ बैठी, मुनज़्ज़ा का कुछ पता चला, कहाँ गई है? हाँ, अभी परसों ही मालूम हुआ है, मार्केट में मिसेस हमदानी के साथ देखा मैंने उसे। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक उसने हमना अब्बासी से पूछा, सुनो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरी इस ख्वाहिश का मान रखोगी? कैसा गैर मुतवक्को सवाल था। उसने हमना अब्बासी के चेहरे का रंग इस लम्हे देखने लायक था। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो हमना प्लीज़। नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इन्हें अकेला छोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो भी हमारे साथ यहीं रहेंगी। अजनान ने फ़ौरन से वजाहत की थी, मगर हमना अब्बासी के चेहरे का रंग बहाल नहीं हुआ। फिर भी अभी ये सब मुनासिब नहीं, प्लीज़ माइंड मत करना। अभी मेरे लिए फौरी तौर पर कोई भी फ़ैसला करना मुमकिन नहीं। बड़ी सहूलत से उसने दामन बचाते हुए कहा था। ताहम अजनान को उसकी ये अदा भी पसंद आई थी। फैसला कोई भी हो सोच समझ कर करना ही बेहतर होता है। उस रोज़ फिर से हमना अब्बासी की कुर्बत में वो अपनी मौजूदा तमाम परेशानियां फरामोश कर गया था। अगले रोज़ उसने एक अदद मुलाजमा रख ली थी जो बासलीका भी थी और पढ़ी लिखी थी, लिहाजा वो अजान को मुस्तकिल बड़ी आपा के यहाँ से ले आया था। ताहम ये सुकून भी चंद रोज़ा साबित हुआ। अभी मुलाजमा की ड्यूटी संभाले चंद रोज़ भी नहीं हुए थे कि उसके घर की बेशतर कीमती अशिया जो मुनज़्ज़ा ने सुघड़ बीवियों की तरह एक एक पैसा जमा करके बड़ी मुश्किल से ख़रीदनी थी, गायब हो गई। अजान को मुख्तसर अरसे में 2 दफ़ा शदीद चोट लगी। पहली बार वो सीढ़ियों से फिसल कर गिरा था और उसका होंठ फट गया था। दूसरी बार झूले से गिरा और सर पर चोट खा बैठा। मुलाजमा ने उसका ख्याल रखना तो दरकनार, अजनान को ऑफिस में इतला देना भी गवारा नहीं किया था। दोनों बार साथ वाली हमसाई ने उसे फ़ोन करके इमरजेंसी इतला दी थी। उसके अलावा सफाई सुथराई में भी वो लापरवाही से काम लेती थी। कभी अजनान की ज़रूरी फाइलें उठाकर वार्डरोब में रखाती थी तो कभी उसके मोज़े गुम कर देती थी। अजनान इस्तफसार करता तो लाइल्मी का इज़हार कर देती। वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाता, तब कहीं जाकर चीज़ मिलती। अजनान इस तमाम सूरत हाल से इस कदर तंग आ गया था कि 15 दिन के अंदर ही उसका हिसाब करके उसे चलता कर दिया। पिछले एक माह में अजान ने रो रो कर उसका नाक में दम कर दिया था। 2-3 बार बीमार भी हो गया था, लिहाजा शदीद मजबूर होकर उस रोज़ वो उसे साथ लिए मिसेस हमदानी के घर चला आया। मौसम अच्छा था और वो सब लोग लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। मुनज़्ज़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अजनान करीब आया तो उसे सुनाई दिया। वो गालिबन अपनी माँ से बात कर रही थी। मैं आपके पास आ रही हूँ मम्मा, मेरा कोई भी नहीं रहा, प्लीज़ पापा से कहिए अपनी मानू को माफ़ कर दें। मैंने आप लोगों का दिल दुखाने की सज़ा पाली है मम्मा, प्लीज़। वो ठटका था। मुनज़्ज़ा उसे छोड़कर सचमुच अपने वालिदैन के पास वापस चली जाएगी, इस सोच ने ही उसके अंदर गहरा इज़्तिराब बिखेर दिया था। हमदानी साहब घर में ही मौजूद थे। लॉन में इस वक्त मुनज़्ज़ा, मिसेस हमदानी और उनके 2 नौजवान बेटियां ही बैठी थीं, जो अजनान के आने पर फ़ौरन उठकर अंदर की जानिब चली गई थीं। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हमदानी की अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने फ़ौरन सलाम झाड़ा था। जवाब में उन्होंने उसकी तरफ मुतवज्जो होकर फ़ौरन जवाब दिया था, वालेकुम सलाम, आइए बैठिए मिसिस्टर अजनान, कहिए कैसे आना हुआ। मुनज़्ज़ा भी चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो होते अपना सेल ऑफ कर गई थी। अजान बहुत तंग कर रहा था, शायद उसे मुनज़्ज़ा के बगैर रहने की आदत नहीं है। मुझे मालूम था ये मोहतरमा यहीं होंगी, लिहाजा मजबूर होकर यहाँ चला आया। लो संभालो अपना बच्चा। अजान को उसके सुपुर्द करते हुए उसने अपनी बेबसी का इतराफ़ किया तो एक मरतबा फिर उसके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। आप हर काम मजबूरी में करते हैं मिस्टर अजनान, कभी कोई काम दिली रज़ा से भी कर लिया करें। उसके तंज पर अजनान ने कदरे शिकायती अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा था, आप भी तो हर फैसला जज्बातियत में रहकर करती हैं, ज़िंदगी जज्बातियत के सहारे बसर नहीं होती। ये खालिस मेरा मसला है मिस्टर अजनान, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए प्लीज़। मुनज़्ज़ा, जज्बात में आकर वो कदम कभी मत उठाना जो हम दोनों के लिए यकसां तकलीफ दे हो। बहुत दिनों के बाद उसे अपने मुकाबिल पाकर वो फिर से मोम हो गया था। ताहम मुनज़्ज़ा ने उसके जज्बात की परवाह नहीं की थी। आई एम सॉरी मिस्टर अजनान, मगर मुझसे पहले ही आप ये कदम उठा चुके हैं।
میں نے تو ہر کٹھن موسم میں بھی نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے سر عام میرے دل اور اعتبار کو تختہ دار پر لٹکا دیا، لہٰذا اب ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے آسانی سے مجھے طلاق نہیں دی تو میں اپنے پاپا سے کہہ کر خلا کا نوٹس بھجوا دوں گی، پھر آپ کے پاس سوائے مجھے آزاد کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شٹ اپ، میں تمہیں ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دوں گا، نہ ہی میرے جیتے جی تم اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر سکتی ہو، سمجھی تم؟ دھاڑ کر قطعی درشت لہجے میں کہتا وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز اسے سمجھائیں مسز ہمدانی، میں نے دنیا کا کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے جو یہ یوں جذباتی ہو رہی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں مرد کے لیے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں، وہ اس کے لیے جذباتی ہو رہا تھا اور اسے اپنے کیے پر کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ منزہ کا دل اس لمحے بہت زیادہ جلا تھا۔ پرائے گھر میں چیخ چلا کر زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے عدنان، کان کھول کر سن لو، میرا دل تمہارے لیے مر چکا ہے، اور دل ہی مر جائے تو پھر زندہ رہنے کے لیے کوئی اصول و قواعد نہیں ہوتے۔ میں صاف ستھری ایماندار لڑکی ہوں اور مجھے اپنے لیے بھی ایسے ہی ساتھی کی خواہش تھی، مگر تم میرا غلط انتخاب ثابت ہوئے ہو، لہٰذا میں کسی قیمت پر اب تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنی مردانگی کا اتنا ہی غرور ہے تو جاؤ جا کر شوق سے اپنی حسرتیں پوری کرو، بناؤ اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن۔ میری ذات تمہاری کسی شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں، مگر میں دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گی۔ اس خوش فہمی کو اب کبھی بھی دل میں جگہ مت دینا، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نازک سی لڑکی جس نے آج تک اس پر صرف اپنے پیار کے پھول ہی نچھاور کیے تھے، اب کیسے پتھر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لمحے عدنان نے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تھا، اس کا پورا وجود تھکن کا شکار تھا، ذہن میں بار بار منزہ کی تلخ باتیں ہی گردش کر رہی تھیں۔ رات تک اچانک تیز بخار کا حملہ ہو گیا، شاید یہ شدید ذہنی پریشانی کے باعث ہوا تھا۔ رات بھر وہ تیز بخار میں جلتا رہا، مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا پہلے کبھی اس کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہو جاتا تو منزہ تمام کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر یوں نرمی سے دباتی کہ اسے فوراً نیند آ جاتی۔ ایک دو بار اسے تیز بخار ہوا تھا تو وہ پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی، ہر نماز میں رو رو کر خدا کے حضور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس نے کبھی اسے بلا ضرورت محلے میں کسی کے گھر جاتا نہیں دیکھا تھا، اس کا سیل بھی تمام وقت خاموش پڑا رہتا تھا، صرف عدنان سے رابطے کے وقت ہی وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ عدنان اس کی اچھائیوں کو یاد کرتا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی ہر اچھائی کے ساتھ اسے یاد آ رہی تھی، کبھی کھلکھلا کر ہنسی ہوئی تو کبھی چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی، کبھی روب سے جھگڑا کرتی ہوئی تو کبھی پھٹی پھٹی سی نگاہوں میں حد درجہ بے یقینی لیے اسے دیکھتی ہوئی۔ بیڈ روم کی ہر چیز میں اس کا عکس جھلک رہا تھا۔ کتنی ظالم تھی، وہ ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ اس رات وہ اپنے دل سے بہت لڑا تھا۔ منزہ کی ضد کو شکست دینے کے لیے کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے بہت سے ارادے بنائے تھے اس نے، مگر وہ اپنے دل سے جیت نہیں پایا تھا۔ اس کا بنایا ہر ارادہ ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ مکان دل میں کسی نئے وجود کو بسانے کے لیے وہاں سے منزہ کی دربدری ضروری تھی، اور یہی وہ نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے دل سے دربدری تو نہیں کر پا رہا تھا، اسے بہت کوڑھا تھا اس رات وہ، مگر جس کے لیے کوڑھا تھا اسے اس کے احساسات کی بھی خبر نہیں تھی۔ اگلی صبح بخار کے باعث وہ پھر آفس نہیں جا سکا تھا۔ بخار کی حرارت رات کی نسبت کم تھی، لہٰذا چائے کا کپ بنا کر وہ بھی بیڈ روم میں چلا آیا۔ ابھی اس نے کپ خالی بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا آفس کولیگ نوید رانا اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ عدنان کی علالت کے باوجود اس کے لیے ایک کپ چائے مزید بنانی پڑی تھی۔ خیریت، یہ اچانک بیٹھے بٹھائے بخار کو کیوں گلے لگا لیا؟ اس کے مقابل بیٹھے نوید رانا نے ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد اچانک رازداری سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، بس ویسے ہی یار، شاید موسم کا اثر ہے۔ نوید کے لب اس کے الفاظ پر یوں مسکرائے تھے گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، پورے آفس میں وہی سب سے زیادہ عدنان کے قریب تھا اور ہمیشہ سے اچھی نصیحتیں کرتا رہتا تھا، مگر عدنان اس کی نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرتا تھا۔ دل نہ جلا یار، پہلے ہی طبیعت سکون میں نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بوجھل پن کا اظہار ہو رہا تھا، شاید تبھی نوید رانا بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے عزیز، تم نے کبھی میری کسی نصیحت پر کام نہیں دھرے، حالانکہ آج کل کے دور میں ایسے دوست ہی نایاب ہو گئے ہیں جو ہمیں برائی سے روک کر اچھائی کا راستہ دکھائیں۔ قدم قدم پر گمراہی کے گڑھ کھودے گئے ہیں، کوئی کیسے اور کب تلک سنبھل کر چلے۔ ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خود اپنی بربادی کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلم حقیقت ہے عدنان، جو انسان جس چیز کی رغبت رکھتا ہے مالک دو جہاں اسے اسی چیز کی طرف مزید راغب فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مالک پروردگار اسے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف آنے کی خواہش سے نواز دیتا ہے، اور جو اپنے لیے تباہی اور گمراہی طلب کرتا ہے، پھر اس کی طلب زیادہ سے زیادہ گناہوں کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ جنت تک کو خود پر حرام کر لیتا ہے۔ میں جانتا ہوں عدنان، گناہ کا راستہ آسان بھی ہے اور وقتی لذت سے لبریز بھی،
مگر اس لذت کا تعلق صرف ہماری سانس کے چلنے تک محدود ہے۔ دوست، شاید تم نہیں جانتے کہ قرآن پاک اور حدیث میں اس کا انجام کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے پورے حقدار ہو، مگر بحیثیت مسلمان تمہاری اصلاح کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھو عزنان، وطن عزیز اس وقت بہت کھٹن امتحان سے دوچار ہے۔ چاروں طرف سے اس کی بنیادیں ہلانے کی کوشش زور پکڑ رہی ہے۔ اسلام دشمن عناصر پوری تندہی سے ہماری نئی نسل کو دین سے دور کر کے بربادی کے اس گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں وہ خود پہلے ہی گر چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کسی طور ہماری سرخروئی اور بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ 11 ستمبر کے بعد تم پاکستانیوں کے لیے ان کی نفرت اور بھی بڑھ چکی ہے۔ وہ ہمیں ہمارے اللہ سے دور کر کے اپنی مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں یار، اور ہماری بدقسمتی کہ وہ اس میں 90% کامیاب بھی ہو گئے۔ فقط 4-5 سالوں میں پاکستان کے بچے کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ ویڈیو سیکس اتنا عام کر دیا گیا ہے اب، اور اوریجنل ہمارے شہروں میں بھی دن رات ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی اور تباہی کی قبریں کھود رہے ہیں۔ دل کے سچے کھرے سونے جیسے جذبات نفسی ہوس کی زد میں آ کر بے موت مر گئے ہیں۔ ہر مرد اپنی مردانگی کے ضام میں بیک وقت 4-4 6-6 لڑکیوں کے ساتھ اخلاق سوز کھیل کھیل رہا ہے، تو عورت اپنی آزادی سے فائدہ اٹھا کر خوشی خوشی اپنی عزت کو داغدار کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہاں اس مکروہ ماحول میں تمہیں ہمنا عباسی جیسی بیسیوں مل جائیں گی، مگر منزہ افتخار جیسی شاید ایک بھی نہ ملے۔ اس نے اچانک رک کر گہری سانس بھری، پھر بولا، ہمارا المیہ ہے عزنان، یہاں ہم میں سے کوئی ذاتی تجربہ کرنے کے بعد خود کو ٹھوکر کھا کر سنبھلتا ہے۔ یہاں دوسروں کی نصیحتیں ہم میں سے کسی کے دماغ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ بہرحال میں کل ہمیشہ کے لیے پاکستان سے سعودیہ شفٹ ہو رہا ہوں، پھر جانے کبھی زندگی سے تم سے اور اتنی ساری باتیں کرنے کی مہلت دے نہ دے، لہٰذا میری آخری نصیحت پر کان ضرور دھرنا۔ عزنان تقریر سے بیزار ہو کر اسے ٹوکنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا، خدا کا واسطہ ہے یار یہ لیکچرشپ ختم کر دے، یا کم از کم مجھے نشانہ ستم نہ بنا، کہ کیونکہ تیری یہ باتیں میرے پلے نہیں پڑتی، مگر اس کی آخری نصیحت کا سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ بولو، قدر احسان جتانے والے لہجے میں اس نے اجازت دی تھی۔ جب وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، البتہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں وہ مر کر بھی کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ گناہوں میں انسان نمرود اور فرعون سے بڑھ نہیں سکتا، اور دیکھ لو ابھی وقت کے ہاتھوں شکست کھا کے بے بس ہو گئے۔ نیکی کے راستے پر چلنا مشکل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خود کو سمجھانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھنا عزنان، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اسے اسی شخص کی محبت میں بسر کرنا چاہیے جسے ہمارا دل کا رشتہ ہو، جسم کا نہیں، جیسے تعلق دعا اور خلوص کا ہو، ہوس اور ذاتی غرض کا نہیں، جس کے ہونے سے وہ ہمارے لیے زندگی کا حسن اور معنی رکھتا ہو، نہ کہ صرف دل بہلانے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کرتے رہیں۔ امید ہے تم میری باتوں پر عمل نہیں تو غور ضرور کرو گے۔ اس کا ایک ایک لفظ قیمتی تھا، مگر عزنان کا دماغ اس وقت ان قیمتی الفاظ کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک کان سے اس کی ساری نصیحتیں سنی اور دوسرے سے اڑا دیں۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک اور اہم بات بھی تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے وہ رک کر بولا تو عزنان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فرمائیے۔ نوید سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی باتیں عزنان پر اثر کر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ دیکھو عزنان، ہمنا عباسی کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خوبصورت مرد اور ناجائز پیسہ اس کی کمزوری ہے۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جن کا تن زندہ رہتا ہے مگر ایمان مر جاتا ہے، اور یقیناً ایسی عورت تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس کے چکر میں منزہ بھابھی جیسی اچھی عورت کو گواؤ گے تو یقیناً بہت بڑی حماقت کرو گے۔ میرے خیال سے یہ بھی خالص میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، میرا مجھ پر چھوڑ دو، جب کچھ ہوگا تب دیکھا جائے گا، فی الحال تو عیش کرنے دو، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہونے دو جو ہوتا ہے، جہاں سب جواب دیں گے وہیں میں بھی دے لوں گا۔ تم یہ کرنا کہ سعودیہ جا کر کبھی رابطے میں رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ ٹھیک ہے، پھر امان اللہ۔ اپنی کسی بات پر کوئی مثبت رد عمل نہ دیکھ کر وہ فوراً خاموشی سے سلام کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ جنت، دوزخ، یہ جہاں وہ جہاں، اچھی عورت بری عورت، کیا بکواس ہے یار! اتنے ایڈوانس دور میں کوئی جاہل ہی ہوگا جو ایسے موضوعات میں دلچسپی رکھتا ہوگا۔ نوید رانا کے جانے کے فوراً بعد وہ بیزاری سے بڑبڑایا تھا، اچھی عورت ہوں، اچھی عورت ہوتی تو یوں چھوڑ کر جاتی، مجھے خلا کی دھمکی دیتی۔ اچھی عورتیں شوہر کے ہاتھوں قتل ہو کر بھی اف نہیں کرتی، اور ایک ایسی محترمہ کو اپنے شوہر کی ذرا سی خوشی بھی برداشت نہیں ہو سکی۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو صرف اپنے غرض کے لیے ہو۔ اس کا ذہن پھر سے منفی ہو رہا تھا، اندر کا اضطراب بڑھا تو اس نے پھر سے کال کر کے ہمنا عباسی کو طلب کر لیا۔ اگلے کچھ روز میں ہمنا عباسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی اس کی دسترس میں آ گئی تھیں۔ آفس سے آ کر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ نکل جاتا، موڈ ہوتا تو گھر بھی لے آتا، اور شب میں کئی گھنٹے ان سب کے ساتھ موبائل پر مصروف رہتا۔ آج کل یہی اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ تنخواہ کا نصف حصہ وہ اپنی اسی عیاشی پر صرف کر رہا تھا۔ لڑکیاں خود اس پر اپنا آپ لوٹانے کے لیے بے قرار رہتی تھیں، بڑے آرام سے، اور والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اس کو ایک فون کال پر سر کے بل دوڑی چلی آتی تھیں۔ ایسی دلچسپ مصروفیات میں منزہ افتخار کی یاد
اور اس کی کمی کا احساس قطعی مٹ کر رہ گیا تھا۔ ادھر منزہ مسز ہمدانی کے گھر سے اپنے بچے کو لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی تھی، جنہوں نے پہلے تو اس پر خاصی خفگی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں اس کے آنسو دیکھ کر موم پڑ گئے۔ پروفیسر افتخار ویسے بھی بہت سوبر انسان تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے نہایت صاف ستھرے انداز میں بسر کی تھی اور یہی درس اپنے بچوں کو دیا تھا۔ منزہ کے علاوہ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی بھی تھی، یمنا افتخار، جو قرآن پاک کی حافظہ تھی اور اپنی زندگی اسلام کے زرعی اصولوں کے عین مطابق پردے کی حدود و قیود میں رہ کر بسر کرنا ہی پسند کرتی تھی۔ منزہ کا مزاج تھوڑا لبرل تھا، مگر اس کے باوجود دونوں بہنوں میں غضب کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ان کے دو بھائی تھے، بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور کاروبار میں افتخار صاحب کا ہاتھ پٹا رہا تھا، جبکہ چھوٹا ابھی پڑھ رہا تھا۔ کمپیوٹر اور موبائل فون کے تباہ کن دور میں افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم کی نیک اور سخت تربیت نے ان کے بیٹوں کو بھی راہ راستے بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ دونوں پابندی سے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ چھوٹے سارم کی پڑھائی سے جتنا وقت فری ملتا تھا وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں صرف کر دیتا یا لائبریری میں جا کر بڑے بڑے ادیبوں کی زندگیوں کے واقعات پڑھتا تھا۔ بڑا ساجد آفس سے آ کر تمام ٹائم مکمل ایمانداری سے اپنے گھر والوں کی نظر کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی نہ کسی دوست کے گھر چلا جاتا اور وہیں باقی کے دوست بھی آ جاتے تو کیرم، شطرنج یا اس طرح کے دیگر کھیل سے خوب شغل لگاتے۔ کھانا پینا بھی ساتھ چلتا رہتا تھا۔ منزہ نے اپنے والدین سے اپنے اور ازنان کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس کے چھوٹے چاچو بہت قابل وکیل تھے، انہی سے صلاح مشورہ کر کے منزہ نے خوب سوچنے سمجھنے کے بعد ازنان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ گو یہ قدم اٹھاتے وہ نئے سرے سے پاش ہوئی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ ازنان کی ہزار ہاں خامیاں قبول تھی، مگر وہ غلاظت قبول نہیں تھی جس کا چسکا اسے پڑ گیا تھا۔ وہ اسے صرف اپنے لیے پیار کرنے والا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت میں کسی دوسری لڑکی کی مداخلت گوارا ہی نہیں تھی اسے۔ خود کو لاکھ سمجھانے اور بہلانے کے باوجود وہ اپنے دل کو پھر سے اس کے لیے پہلے جیسا بنانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ منافق نہیں تھی، وگرنہ شاید خود کو کسی سمجھوتے پر راضی کر ہی لیتی۔ ازنان اس کی طرف سے نوٹس پا کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ سچ مچ ایسا کوئی قدم اٹھا لے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ لاکھ اس نے اپنی زندگی کی روش بدل ڈالی تھی، لاکھ ان دونوں کے بیچ فاصلے پیدا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کا تصور اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے اور اپنے بچے کے بغیر وہ جیسے خود کو بہلا رہا تھا، محض اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جو لڑکیاں روزانہ اسے تفریح فراہم کرنے چلی آتی تھیں وہ اس کا دل اور گھر نہیں بسا سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی شاید غم و غصے کا شکار ہو کر اس نے کورٹ سے آیا خلا کا نوٹس پھاڑ دیا اور فوراً منزہ کے گھر فون کھڑکا ڈالا، جسے افتخار صاحب نے اٹھایا تھا۔ ہیلو۔ اپنے ہیلو کے جواب میں افتخار صاحب کی آواز سن کر چند لمحوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر قدر ہمت کرتے ہوئے بولا، میں ازنان بات کر رہا ہوں انکل، پلیز منزہ سے بات کروا دیجئے۔ کس منزہ سے؟ یہاں کوئی ایسی منزہ نہیں رہتی جس کا تم سے کوئی واسطہ ہو۔ انکل پلیز، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن پلیز صرف ایک بار میری اس سے بات کروا دیجئے، میں اسے منا لوں گا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے بے مول نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے لہجے میں اپنے ہی آپ نمی کیوں اترائی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ ملے گی تم سے اور بات بھی کرے گی، مگر فون پر نہیں، کورٹ میں آ جانا پرسوں اسے ملنے، درشت لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ تو ازنان مزید جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی مون، تم میرے پیار کو اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتی۔ بالکل اچانک منزہ کے لیے اس کا پیار پھر سے جاگا تھا، وہ پھر سے اسے پانے کے لیے پاگل ہوا تھا۔ ہمنا عباسی اور دیگر لڑکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اس نے۔ کسی کا بار بار فون آتا تو غصے سے کاٹ دیتا، زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتا۔ عجیب سی بے سکونی در آئی تھی زندگی میں، کسی پل قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس روز اور کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی اور منزہ کی شادی کی تصویر دیکھ کر اس پر چاہت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے رو پڑا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مون، ہمارے بیچ روٹھنا اور منانا طے ہوا تھا، روٹھ کر تعلق توڑنا نہیں۔ جس مسئلے کو وہ ابھی تک سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، اسی مسئلے نے بلاخر اسے رلا ڈالا تھا۔ نوید صحیح کہہ رہا تھا، اس کے ارد گرد ہمنا عباسی جیسے نفس کی غلام لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان سبھی لڑکیوں میں منزہ افتخار جیسا اسلاف تلاشنا بہت مشکل تھا، لہٰذا اگلے روز صبح ہی صبح وہ اسے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ منزہ اس وقت لان میں پودوں کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ افتخار صاحب سنڈے کی چھٹی کے باعث اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہیں حالات پر تبصرہ کر رہے تھے جب وہ جھگڑ کر چوکیدار سے اندر گھس آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افتخار صاحب نے جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ جواب میں وہ ایک حیران کھڑی منزہ افتخار پر نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا، میں اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آیا ہوں۔ شٹ اپ، میری بیٹی اب تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں ہرگز ایسے نہیں جاؤں گا، آپ کی بیٹی کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر یوں زندگی برباد کر کے چھوڑنا تھا تو میرا ہاتھ تھاما ہی کیوں تھا؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ منزہ
तो अपने भाई साजिद उसका गिरबान पकड़ लिया। तुम जाते हो यहाँ से कि मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए पुलिस बुलवाऊं? किसी को भी बुलवा लो, मैं डरता नहीं हूँ। मुनज़्ज़ा प्लीज़ घर चलो, देखो मुझे तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, मगर इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे मून। प्लीज़, ज़िंदगी में मुतासिर होकर रह गई है मेरी, प्लीज़ मून, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा कुछ भी गलत नहीं करूँगा। साजिद को लापरवाही से जवाब देकर वो उसका गिरबान छुड़वाता मुनज़्ज़ा के करीब आया तो सिसक उठा था। नहीं, जो ज़ख्म तुमने मुझे दिया है उसकी तकलीफ़ में इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। तुमने खुद कहा था कि तुम हमना अब्बासी के बगैर नहीं रह सकते, लिहाजा मैं अगर उसे तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जो चाहूँ फैसला कर सकती हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है अजनान, अब मुझे मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दो। तुमने खुद कहा था तुम्हारा दिल मेरी तरफ से भर गया है, तुम मुझसे तंग आ चुके हो, फिर अब ये ड्रामाबाजी किस लिए? मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ा है, मगर मेरी खुशी इसमें नहीं है मून। वो फ़ौरन मचला था। मोहब्बत में गलतियाँ किससे नहीं होती, मगर सभी मोहब्बत करने वाले तुम्हारी तरह रास्ता तो नहीं बदल लेते। मैंने बकवास की थी कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मुनज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं जानती, ये लफ्ज़ अब अपना एतबार खो चुके हैं। मिस्टर अजनान प्लीज़ जाइए यहाँ से। उससे पहले कि उसका दिल उससे फिर ख्वार करता, वो पाइप पौधों में फेंक कर तेज़ से कदम उठाती अंदर चली आई थी कि अब उसे दोबारा अपने वालिदैन की इज्जत की नीलामी गवारा नहीं थी। जबकि अजनान पीछे मचलता रह गया था। वो इस कदर संगदिल भी साबित हो सकती है, आज से पहले उसे अंदाज़ा नहीं हो पाया था। अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और इधर घर के सन्नाटे उसकी रूह को नोचने लगे थे। किसी चीज़ में उसकी दिलचस्पी नहीं रही थी। अपना मनपसंद मशगला भी वो पिछले कई दिनों से तर्क कर चुका था। जवाबन जो लड़कियां उसकी झोली में आकर गिरती थीं, अब वो उसके जैसे किसी और मर्द की तरफ लपक गई थी। किसी को उसकी तन्हाइयों और वहशतों से दिलचस्पी नहीं थी। फ़कत चंद ही दिनों में उसकी सेहत बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। उस रोज़ अदालती कार्रवाई के लिए कोर्ट आया तो मुनज़्ज़ा की गोद में नन्हे आसान को अपने लिए मचलता देखकर तड़प गया। कितना प्यारा गुलशन था उसका, जिसे वो खुद शैतान के बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगा चुका था। नवीद राना ने दुरुस्त कहा था, हमना अब्बासी उन्हीं औरतों में से एक थी जिनका वजूद हराम की कमाई पर पलता है, और एक बार किसी को हराम खाने की आदत पड़ जाए तो वो फिर इस दलदल से नहीं निकल पाता और ना ही निकलना चाहता है। बहुत मिन्नत की थी उसने, मुनज़्ज़ा इफ्तिखार की कि वो उससे जुदाई का फ़ैसला वापस ले ले, नहीं तो वो मर जाएगा, मगर उसका दिल ऐसा पत्थर हुआ कि अब वो उसकी किसी इल्तिजा पर भी कान नहीं धर रही थी। अजनान ने इरादा कर लिया था कि जीते जी वो कभी अपने रास्ते से अलहदा नहीं करेगा, और यही इसने अदालत में भी कह दिया था। उस रोज़ पेशी से फारिग होकर वो अदालत के अहाते से बाहर आया था। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लिहाजा वहीं से अस्पताल चला गया, जहां डॉक्टर तैयब ने उसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद कुछ दवाइयां लिख दी, साथ ही कुछ टेस्ट भी लिख दिए जिनकी रिपोर्ट्स कल परसों तक तैयार होनी थी। मुनज़्ज़ा ने उसका बिखरा बिखरा सा सरापा देखा था और फिर रंजीदा हुई थी, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो अजनान की तरफ से बुरी तरह ख़राब हो चुका था। उसे जब भी हमना अब्बासी के साथ उसका ताल्लुक़ याद आता तो वो नए सिरे से लहूलुहान होकर रह जाती थी। इंग्लैंड से उसका कज़न आतिफ यज़दान आजकल पाकिस्तान आया हुआ था। उसका इरादा पाकिस्तान सेटल होने का था। बचपन से लेकर अब तक वो मुनज़्ज़ा का बहुत अच्छा कज़न साबित हुआ था। इफ्तिखार साहब और सईदा बेगम की ख्वाहिश थी कि मुनज़्ज़ा की शादी उसके साथ हो, मगर वो अजनान की मोहब्बत में जज्बाती होकर उनकी आरज़ुओं पर पानी फेर गई थी। मुनज़्ज़ा जानती थी वो उससे बेहद प्यार करता है, और उसका सबसे बड़ा सबूत उसका लंदन से उसके वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आमद थी। वो उसका फुफोजाद था और फुफो की ही बकौल उसकी रूह पाकिस्तान के लिए मचलती रहती थी। मुनज़्ज़ा ने कई बार उसकी आंखों में अपने लिए बहुत खूबसूरत जज्बात मचलते देखे थे, मगर उसके जहन में तो हुमा वक्त अजनान की सहर अंगेज़ बातें घूमती रहती थीं। फिर वो उसकी आंखों के पैगाम कैसे पढ़ती। आतिफ का मिजाज बहुत शौक था। वो जब भी इनके यहाँ क़याम करता उसका नाक में दम करके रख देता था, सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए इंग्लैंड की 20 लड़कियों के बेबाक किस्से सुनाता था। जबकि मुनज़्ज़ा अच्छी तरह उसकी फितरत के बारे में जानती थी। वो अपने किरदार और अपने ईमान के बारे में बहुत मजबूत था। यूरोपी माहौल में रहने के बावजूद उसकी ज़ात पर इस्लामी रंग गालिब था। बेशक वो इस काबिल था कि उसे चाहा जाता, मगर मुनज़्ज़ा इफ्तिखार ने उसे नहीं चाहा था। इस वक्त भी वो मलूल सी लॉन की सीढ़ियों पर बैठी थी जब आतिफ दबे पाँव चुपके से आकर उसके करीबी सीढ़ियों पर बैठ गया। सईदा बेगम की ज़बानी, वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के तमाम अहवाल से बाखबर हो चुका था। क्या सोच रही हो मून? उसके अचानक सवाल पर वो चौंकी थी, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब के वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था। मुनज़्ज़ा जानती थी वो उसे अपने दिल का कोई दुख नहीं छुपा सकती, तभी मगमूम लहजे में बोली, मैं अजनान के बारे में सोच रही थी। पता है आती, मैंने पिछले 3 सालों में पागलों की तरह उसे टूटकर चाहा है। बहुत बार ही हमारे बीच झगड़े हुए, मगर इन झगड़ों के बावजूद हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। वो खुद मुझसे कहता था कि मैं दीगर आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मगर उसके बावजूद उसने मुझे वही दर्द दिया जो दूसरी आम लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड या शौहरों से मिलता है। मेरी मोहब्बत काफ़ी क्यों नहीं लगी उसे? आतिफ यज़दान उसके अल्फाज पर चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद बोला था,
तुम बहुत जज्बाती लड़की हो मून, वगरना इस दुनिया में क्या नहीं होता। मैं मानता हूँ कि अजनान ने जो किया वो गलत था, मगर वो अपने किए पर पेशमान भी तो है। उसने माफ़ी भी तो मांगी है तुमसे। माफ़ी मांगने पर तो खुदा भी अपने बंदे को माफ़ कर देता है डेयर। तुम तो फिर एक इंसान हो, मुझे उससे इनकार नहीं, लेकिन जो फेल उसने सरअंजाम दिया वही अगर मुझसे सरजद हो जाता तो क्या वो मुझे माफ़ करता? तुम नहीं जानते आतिफ, मैंने कितना दर्द सहा है। जिस इंसान से आप अपनी ज़िंदगी से बढ़कर प्यार करते हो वही आपको नज़रअंदाज कर दे तो किसी और की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो ये दुख जिगर काट देता है। आतिफ यजनान चूंकि खुद उस दर्द का राही था, लिहाजा इस बार वो अजनान की हमायत में कुछ नहीं कह सकता था। अजनान की हालत आजकल बहुत ख़राब रहने लगी थी। बड़ी आपा को जैसे उसकी हालत की खबर हुई वो दौड़ी चली आई थी और फिर इन्हीं की कोशिशों से अजनान दोबारा अपने बाप के घर की दहलीज पर कदम रख सका था। उसकी मम्मा हिफ्जा बेगम पिछले 3 साल में उसके लिए रो रो कर आती रह गई थी। अपना वो घर जहाँ उसने मुनज़्ज़ा के साथ बहुत खूबसूरत दिन बसर किए थे खाली कर दिया था। फिर से अपनी मम्मा की गोद में आकर वो कदरे संभल तो गया था, मगर अंदर का इज़्तिराब अब भी कायम था। उस रोज़ फिर से तबीयत ख़राब होने पर वो डॉक्टर तैयब के पास आया। उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। ये कैसी रिपोर्ट्स हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमेशा फ्रेश रहने वाले डॉक्टर तैयब को मलूल देखकर उसने पूछा था, जब वो सर्द आँख भरकर उसके हसीन सरापे से निगाह चराते हुए बोले, ये तुम्हारी नहीं मिस हमना अब्बासी की वो रिपोर्ट्स हैं जो पिछले 6 माह से पहले इस अस्पताल में खुद मेरी बीवी ने अपने हाथों से तैयार की थी। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस हमना अब्बासी एड्स का शिकार हैं। क्या? वो शदीद हैरानी का शिकार होकर चिल्लाया था। हाँ अजनान, यही सच है। बदकिस्मती से आज सुबह ही ये रिपोर्ट्स मेरे हाथ लगी हैं और आज सुबह ही से इसी अस्पताल में हमना अब्बासी ने ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया है। डॉक्टर तैयब उसे धचके पर धचका लगा रहे थे और उसका दिमाग जैसे माउफ होता जा रहा था। मेरी बीवी की बहुत अच्छी दोस्त थी वो, यूनिवर्सिटी तक दोनों ने इकट्ठे पढ़ा है। उसी की मार्फत मिस हमना की कहानी सामने आई। इब्तिदा में बहुत अच्छी लड़की थी वो, मगर यूनिवर्सिटी पीरियड में जिस लड़के से उसे प्यार हुआ वो अच्छा लड़का नहीं था। कई लड़कियों से ताल्लुकात थे उसके, जहाँ कोई लड़की ऑफर करती वहीं चला जाता था। नतीजतन कोई शातिर दिमाग लड़की उसे हाथ दिखा गई और वो एड्स का शिकार हो गया। खुद इस मोजी मर्ज का शिकार होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को उसका मज़ा चखाना शुरू कर दिया था। हमना अब्बासी भी उसकी मकारी के सबब उसके जाल में फंस गई। नतीजतन उसकी ज़िंदगी का हर सांस दांव पर लग गया। जब इस पर हकीकत का इंकशाफ हुआ तो उसका दिमाग मर्दों के लिए नफरत से भर गया। अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए उसने हर खूबसूरत मर्द को निवाला बनाना शुरू कर दिया। जहाँ तक मेरे इल्म में आया, अब तक तकरीबन 60-70 मर्द उसके इंतकाम का शिकार हो चुके हैं और इन बदनसीबों में से एक नंबर तुम्हारा भी है। डॉक्टर आतिफ का लहजा धीमा था, मगर उसके दिमाग में जैसे आतिश फिशां फट पड़ा था। पूरा वजूद कपकपा उठा था। ये क्या हो गया था? चंद दिनों की वक्ती लज्जत का अंजाम इतना बुरा होगा उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब उसे नवीद राना की बातों की अहमियत मालूम हो रही थी, मगर अब वक्त गीली रेत की मानिद उसके हाथ से फिसल गया था। देखा अजनान, जो लोग खुदा की कायम करदा हदूद की नफ़ी करते हैं उनका अंजाम कितना बुरा होता है, और अभी आखिरत का हिसाब तो बाकी है। डॉक्टर तैयब, जिनसे उसकी शनासाई खासी पुरानी थी, अभी और भी जाने क्या क्या कह रहे थे, मगर वो सुन कहाँ रहा था। वो तो हवा में तहलील होते अपने जिस्म के टुकड़ों को देख रहा था। थोड़ी सी लज्जत की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह होते महसूस कर रहा था। उस रात घर आकर वो बहुत रोया था। पूरी रात सख्त अजियत के आलम में बसर हुई थी। बेशक जो लोग जानबूझकर गुमराही के रास्तों पर कदम रखते हैं वो यूं ही नुकसान उठाते हैं। उस रात रो रो कर खुदा से माफ़ी मांगने के बाद सुबह नमाज फजर की अदायगी के साथ ही वो घर से निकल खड़ा हुआ था। दिन भर वो कहाँ रहा, क्या क्या किया, कुछ किसी को खबर ना हो सकी। ताहम शाम ढले वो अपने थके थके से कदमों को घसीटता मुनज़्ज़ा इफ्तिखार के पास चलाया था, जो लॉन में अजान और अपने कज़न आतिफ यज़ान के साथ बैठी किसी घरेलू मसले पर ही बात कर रही थी। मून करीब पहुंचकर जूं ही उसने पुकारा, वो फिर से हैरान रह गई थी। तब अजनान ने आगे बढ़कर अजान को उसकी गोद से उठाया, फिर अपनी बाहों में भरकर जो प्यार करना शुरू किया तो फिर जैसे उसे खुद से दूर करना ही भूल गया। मुनज़्ज़ा के साथ साथ छोटा सा बच्चा भी प्यार की इस शिद्दत पर घबरा कर रोना शुरू हो गया था। आई एम सॉरी। अजान को प्यार करने के बाद नमनाक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए वो बोला था। मुनज़्ज़ा मजीद हैरान रह गई। तभी उसने बायां हाथ बढ़ाकर होंक खड़ी मुनज़्ज़ा इफ्तिखार के गाल को नरमी से छूते हुए कहा था, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ मून, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मुझे ये एतराफ़ कर लेने दो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं दी। तुम ही वो पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। खूबसूरत आंखों के गोशों के साथ साथ उसका लहजा भी भीगने लगा था। तभी पत्थर बनी मुनज़्ज़ा को सख्ती का सारा खोल चटक कर टूट गया। उसकी आंखें भी लम्हों में आंसुओं से भर आई थीं। औरत ऐसी ही होती है, लम्हों में सारे जख्म भूलकर बहल जाने वाली। अजनान ने चंद लम्हों तक उसकी भीगी पलकों को रंजीदगी से देखा था, फिर अपना हाथ उसके गाल से हटाते हुए शिकस्ता लहजे में बोला, जो अजियत मेरी वजह से तुम्हें उठानी पड़ी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ मून, लेकिन आज के बाद मेरे नाम का कोई दुख तुम्हारे दिल की राह नहीं देखेगा। मैं मुकम्मल होशो हवास के साथ तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। टूटे बिखरने की अजियत में मसमार होता वो शख्स गुलूगीर लहजे में अपनी बात मुकम्मल करने के बाद
फिर एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं ठहरा था, जबकि खुला का मुकदमा दायर करने वाली बाअसूल मुनज़्ज़ा इफ्तिखार उसके अल्फाज पर शॉक्ड रह गई थी। वो हार कर भी यूं जीत अपने नाम करवा लेगा, उसे गुमान नहीं था। नन्हा अजान नीचे घास पर बैठा टुकर टुकर अपने बाप की तरफ देखता रहा था, जबकि वो जैसे सचमुच पत्थर की होकर रह गई थी। सच कहा था अजनान ने, उसे उसके बगैर सुकून मुयस्सर नहीं था। अजनान के जाते ही वो अपनी तेजी से घूमते सर को दोनों हाथों में थाम कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। आतिफ यज़दान, जो खुद भी तमाम गैर मुतवक्को सूरत हाल पर हैरान खड़ा था, तेज़ी से उसकी तरफ लपका था। वो रो रही थी, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, और उसके मुकाबिल बैठा आतिफ यज़दान उसे बिखरते हुए देख रहा था। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ आती, इसे कहो वो मेरे दिल से अपनी मोहब्बत भी निकाल कर ले जाए। वो मर क्यों नहीं गया? मुझसे जुदा होते हुए कोई यूं भी करता है? अगर मैं ही उसकी मोहब्बत हूँ तो फिर वो किसके लिए बेनाम कर गया मुझे? इससे पूछो आती प्लीज़। वो भूल रही थी कि जुदाई का फैसला उसने किया था। इस लम्हे उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। मोहब्बत जब किसी दिल को अपना मस्कन बनाने के बाद वहाँ से रुखसत होती है तो सब कुछ उजाड़ जाती है, दूर दूर तक सन्नाटे बिखेर के रख देती है। वो भी उजड़ गई थी। अगर आतिफ यज़दान ना होता तो शायद यूँ बिखर भी जाती कि फिर ताउम्र सिमट ना पाती। बहुत गहरा घाव लगाया था मोहब्बत ने उसके दिल पर। इफ्तिखार साहब और सईदा बेगम ने अजनान की खुद की ही तलाक देने पर खुशी का इजहार किया था, और फिर उसने ज़िंदगी को जीना छोड़ दिया जैसे वालिदैन ने कहा चाहा, और वो वैसे ही करती गई। आतिफ यज़दान उसके लिए बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। अजनान से बढ़कर उसका ख्याल रखता था, मगर उसके बावजूद वो कभी अजनान की जगह ना ले सका। खामोशी और उदासी का जो कुफल अजनान से जुदाई के बाद उसके होंठों पर पड़ा था, वो फिर 20 सालों में भी ना खुल सका। इस दीवानावार मोहब्बत का दावेदार आतिफ यज़दान इस तमाम अरसे में अपने लिए उसकी एक धीमी सी मुस्कान को भी तरसता रहा था। पिछले 20 साल एक पत्थर के मुजस्मे के साथ जिस हौसले और सब्र से उसने बिताए थे, सिर्फ उसी का दिल जानता था। अब तो उसे भी सब्र आने लगा था। उसकी बेटी कॉलेज में पहुंच गई थी। अजान आला तालीम के सिलसिले में पिछले 5 साल से चीन में मुकीम था। पिछले 20 साल में मुनज़्ज़ा इफ्तिखार ने कोई त्यौहार, कोई फंक्शन एहतमाम नहीं किया था। इफ्तिखार साहब और सईदा बेगम उसका दुख लेकर ही लहद के अंधेरों में उतर गए थे, मगर अब जैसे उसके लिए हर दुख बेमैनी होकर रह गया था। आतिफ की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती थी। मुनज़्ज़ा की सर्दमहरी और बेनियाजी ने उसे वैसे भी अपने आप से गाफिल कर दिया था। हकीकी मैनों में वो थक गया था। एक बेहिस पत्थर दिल लड़की से सर फोड़ते फोड़ते हार गया था। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। उसकी बेटी तायशा पिछले कई दिनों से उससे मोबाइल फ़ोन के लिए फरमाइश कर रही थी। उस रोज़ वो कदरे फ्री था, लिहाजा मार्केट का चक्कर लगाकर घर आया तो तायशा लाउंज में बैठी कोई नावल पढ़ रही थी, जबकि मुनज़्ज़ा उससे कदरे फासले पर बैठी आतिफ के कपड़े प्रेस कर रही थी। ताशी, देखो पापा आज आपके लिए क्या लाए हैं। अपनी बेटी की मासूम ख्वाहिश के लिए और खुशी के लिए बहुत कीमती सेल ख़रीदा था उसने। तायशा के साथ साथ मुनज़्ज़ा ने भी सरसरी निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। ओह पापा जानी, आप मेरे लिए मोबाइल ले आए हैं। नॉवल सोफे पर फेंकते वो किसी छोटे बच्चे की तरह उछलकर उसकी तरफ लपकी थी, मगर उससे पहले कि तायशा अपने पापा का लाया सेल डब्बे से निकालकर अच्छी तरह देखती, मुनज़्ज़ा चील की तरह उस पर झिपटी और मोबाइल सेट उसके हाथ से छीनकर शदीद इश्तियाल के अंदाज में दूर फेंकते हुए बोली, ये चीज़ मुसलमान बच्चियों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, समझी तुम। उसके इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर आतिफ के साथ साथ तायशा भी सहम कर उसकी तरफ देखने लगी थी। नहीं है कोई ज़रूरत तुम्हें फजूल चीज़ों में दिलचस्पी लेने की। मैं इन माओं में से नहीं हूँ जिनके नाक तले उनकी बेटियाँ इसी मोबाइल फ़ोन के सहारा बनाकर अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेती हैं, और वो बेखबर की बेखबरी रहती हैं। सुना तुमने? अब जाओ अपने कमरे में। ज़िंदगी में पहली बार तायशा ने अपनी माँ को इस दर्जा गुस्से के अंदर देखा था। तभी वो रोते हुए भागकर अपने कमरे में बंद हो गई तो आतिफ यज़दान के अंदर 20 साल से खामोश शख्स भी चिल्ला उठा था, ये क्या हरकत है मुनज़्ज़ा? इस घर में रहने वाले तमाम लोग तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं हैं। जो गलतियाँ माजी में तुमसे सरजद हुई हैं उनकी सज़ा तुम मेरी बेटी को नहीं दे सकती, और ना ही मैं अपने बच्चों के मामले में तुमसे कोई समझौता करूँगा। सुना तुमने? उसी के अंदाज में चिल्लाकर गुस्से से तंबीह करते वो तायशा के कमरे की तरफ बढ़ गया तो मुनज़्ज़ा वहीं सोफे के पाए से सर टिकाए चुपचाप रो पड़ी थी। तुमने मेरी सारी ज़िंदगी में बेएतबारी के बबूल उगा दिए अजनान अहमद, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखों से गिरने वाले हर एक आंसू का सबब आज भी अजनान की ज़ात थी, जिससे जुदाई के बाद उसने ना सिर्फ कराची को खैरबाद कह दिया बल्कि पाकिस्तान से ही अपने तमाम ताल्लुक तोड़ दिए। दोहा में मुकीम हो गई थी। उस रोज़ मौसम बहुत खूबसूरत था। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। उसे घरेलू इस्तेमाल के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत थी, लिहाजा वो मार्केट चली आई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला अच्छा लग रहा था। अपनी मतलूबा अशिया की ख़रीदारी के बाद वो घर वापसी का इरादा कर रही थी कि अचानक इत्तफाकिया तौर पर ही मिसिस हमदानी के साथ उसका टकराव हो गया। 20 साल पहले जब उसकी बर्बादी का आगाज़ हुआ था तब भी वो यूं ही इत्तफाकियाँ उनसे आ टकराई थी, और आज तक वो इसी पछतावे के साथ जी रही थी कि काश मिसिस हमदानी ने उसे अजनान के बारे में कुछ भी ना बताया होता। काश वो उसकी हर हरकत से बेखबर ही रहती तो आज मोहब्बत को खो देने का दुख उसके साथ ना होता। अरे तुम यहाँ! 20 साल पहले की तरह मिसिस हमदानी ने उससे इत्तफाकिया टकराव पर मुसरत आमेज़ हैरानगी का इजहार किया था।
जवाब में वो बस एक फीकी सी मुस्कान ही चेहरे पर सजा सकी थी। आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही नंद से मिलने चले आए। हमदानी साहब की बहन रहती हैं यहाँ दोहा में। पिछले माह दिल का बाईपास हुआ उनका, इसलिए खैरियत दरियाफ्त करने चले आए थे। तुम सुनाओ, आतिफ और बच्चे कैसे हैं? उनका अंदाज अब भी वैसा ही था, 20 साल पहले वाला, अपनायत से भरपूर। ठीक है, वहाँ पाकिस्तान में तो सब ठीक है ना? बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में उसने पूछा था। ताहम मिसेस हमदानी उसका सवाल समझ गई थी, तभी हल्का सा सांस भरते हुए बोली, हाँ, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है। तुम्हारे दोहा आने के एक हफ्ते बाद ही अजनान का इंतकाल हो गया था। दमे आखिर सुना है, बहुत देर तक तुम्हें अजान को देखने के लिए तड़पता रहा था। एड्स का मरीज था। बहुत किस्से मशहूर हुए उसकी वफ़ात पर। 20 साल पहले की तरह मिसेस हमदानी उसकी समातों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल रही थी और वो फटी फटी निगाहों से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए जैसे फिर से मस्मार हो रही थी। नहीं, वो एड्स के मरीज होकर कैसे मर सकता है? उसका लहजा टूट रहा था, अंदर जैसे कोई तूफान बर्पा हो गया था। मगर मिसेस हमदानी उसकी हालत से बेनियाज अपने मखसूस धीमे लहजे में कह रही थी, यही सच है मुनज़्ज़ा, उसे तो बहुत पहले ये पता चल गया था। वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, हमना अब्बासी। उसने बर्बाद किया था उसे, तभी तो खुद आसानी से तलाक दे दी थी तुम्हें, वगरना वो इतनी जल्दी खुद से हार मानने वाला नहीं था। खैर चलती हूँ, तुम अपना एड्रेस दे दो, इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगी। उसे मालूम ही ना हो सका उसने कैसे मिसेस हमदानी को अपना एड्रेस बताया था। वह घर आई तो उसके जिस्म का एक एक अज़ू दर्द कर रहा था। गरम गरम आंसुओं का काफिला जो शफाफ गालों पर रवां हुआ, तो फिर यह सिलसिला देर तक चलता ही रहा। खुद को अपने कमरे में मुकीद करके जो वो रोना शुरू हुई, तो फिर आंसुओं ने थमने से इनकार कर दिया। आज ये आखिरी खलिश भी दिल से निकल गई थी कि अजनान अहमद ने उसकी खुशी के लिए मोहब्बत से दस्तबरदारी का दुख कबूल किया था। उसकी मौत का बाइस उसकी जिद नहीं, वो रास्ता बना था कि जिस पर चलकर वो असल से भटक गया था। बेशक जो जैसा करता है उसे वैसा ही सिला मिलता है। अपने अंदर के तमाम आंसू अजनान अहमद के लिए बहा देने के बाद वो हल्की फुल्की हुई तो उसे याद आया कि पिछले 20 सालों में उसने उस शख्स के साथ कितनी ज्यादतियाँ की हैं, जो हर दुख और कड़ी धूप के मौसम में उसकी बेनियाजी और लातलकी के बावजूद किसी कांच की गुड़िया की मानिंद उसका ख्याल रखता रहा है। अपने नाम की रिदा उसके लहू लहान रूह पर तान कर खुद चुपचाप मोहब्बत के दुख उठाता रहा था। वो जिसका किरदार आईने की मानिंद शफाफ था, जिसने कभी उससे हटकर किसी दूसरी के लिए अपने दिल और सोच में कोई जगह नहीं रखी थी, उसी शख्स को पिछले 20 सालों से बेकसूर हर्ट कर रही थी, किसी और के गम में मदहोश होकर उसके हक में खयानत कर रही थी। उसे याद आया था कि पिछले 20 सालों में उसने कभी आतिफ यज़दान का कोई काम उसके कहे बगैर अपने हाथों से नहीं किया था। पिछले 20 सालों में ना वो उसके लिए हंसी थी ना रोई थी, उसे उसकी खुशियों से सरोकार रहा था ना गमों से। पिछले 20 साल से उसने किसी रमज़ानुल मुबारक या ईद बकर ईद का एहतमाम नहीं किया था। उसकी नमाजों में भी बाकायदगी और खुशी खुजू नहीं रहा था। अल्लाह से कुछ भी मांगना ही छोड़ दिया था उसने। आतिफ और तायशा खुद ही सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते थे। वो रात को देर तक शब बेदारी के बाद नींद की गोलियां फांक कर सोती, तो फिर दिन चढ़े ही दोबारा आंख खुलती थी। पिछले 20 सालों में क्या क्या गुनाह सरजद नहीं हो गए थे उससे। आगही के दर जो वाह होना शुरू हुए तो फिर वो ज़मीन में गड़ती ही चली गई थी। आतिफ और तायशा दोनों ही उससे नाराज़ थे। आतिफ का इस बार ईद अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान में मनाने का इरादा था। उसके घर वाले इफ्तिखार साहब की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद मुस्तकिल पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो दोनों ताहाल अपने वतन से दूर रहकर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो शर्मिंदा थी। आतिफ और अपने बच्चों से माफ़ी मांगना चाह रही थी, मगर उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। मुद्दतों के बाद वो दिल से वज़ू करके खुदा के हजूर झुकी थी और उससे रो रो कर अपने गुनाहों और जहालत की माफ़ी मांगी थी। आतिफ उसकी रजामंदी के बाद ईद से 3 रोज़ पहले ही पाकिस्तान चला आया था। पूरे 20 साल के बाद उसने कराची एयरपोर्ट पर कदम रखे तो निगाहें फिर झिलमिला गईं, मगर उसने सख्ती से अपनी आंखें रगड़ डालीं। अब इन आंखों में माजी के किसी भी जख्म को ताज़ा होने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान में उसका बड़ा वालाहाना इस्तकबाल हुआ था। ज़िंदगी के हकीकी रंगों की खूबसूरती बड़े लंबे अरसे के बाद महसूस की थी उसने। कोई भाभी कहकर पुकारा था तो कोई चाची, किसी की वो मामी थी तो किसी की फुप्पो। इफ्तिखार साहब और सईदा बेगम की वफ़ात के बाद सारिम और यमुना की शादी फुप्पो ने अपने ही बेटे और बेटी के साथ तय कर दी थी। यूँ वो सब लोग अपनी जवान औलादों के साथ एक ही घर में मिलकर रह रहे थे। आतिफ और तायशा दोनों ही यहाँ आकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सहरी और इफ्तारी दोनों का हकीकी लुत्फ यहाँ देखने को मिल रहा था। मुनज़्ज़ा ने भी यहाँ आकर दीगर घर वालों के साथ रोज़े रखे थे। फुप्पो उसकी नाज यूँ उठाती थी जैसे वो उनकी छोटी सी बेटी हो। पूरा घर आना खुशियों का गहवारा था। वो एक मरतबा फिर पछता रही थी कि इतनी ज़िंदगी इन सबसे दूर क्यों रही। अब हर नमाज की बाकायदगी से अदायगी के बाद वो अजनान की मग़फ़िरत करना नहीं भूलती थी, और बेशक यही इससे मोहब्बत का सही हक था। उस रोज़ चांद रात लड़कियां बालियां सब आपस में सलाह मशवरा करके ईद के लिए अपनी अपनी ख़रीदारी की फहरस्त तैयार कर रही थी। चीन से अजान भी सरप्राइज़ देने के चक्कर में छुट्टियां लेकर पाकिस्तान आ गया था। मुनज़्ज़ा उसे ज़्यादा प्यार करने से हिचकिचाती थी क्योंकि वो बिल्कुल अजनान की कॉपी था।
اور اسے دیکھ کر اس کے پرانے زخم اور یادیں پھر سے رسنے لگتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی نسبت عاطف کے زیادہ قریب تھا، جس نے پوری ایمانداری سے اس کے لیے ایک اچھے باپ ہونے کا کردار بھی بخوبی نبھایا تھا۔ سبھی بے حد خوش تھے۔ سارم اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے لے گیا تھا، جبکہ یمنا اپنے شوہر کے ساتھ خریداری کا پروگرام بنا رہی تھی۔ عاطف البتہ خاموش بیٹھا حسرت زدہ سی نگاہوں سے ان سب کی خوشباش چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں کتنی بار اس کا دل منزہ کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھنے کو چاہا تھا، کتنی بار اس کے دل میں اس خواہش نے چٹکی بھری تھی کہ وہ اس کی رنگ برنگی چوڑیوں سے سجی ہوئی کلائیاں دیکھے، کبھی اس کے وجود پر کوئی رنگ اس کی پسند کا بھی سجے۔ مگر منزہ نے ہمیشہ ہر قدم پر اسے یہ کہہ کر مایوس کیا تھا کہ اسے ان خرافات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھوپھو صبح سے کئی بار اسے مہندی اور چوڑیوں کے لیے کہہ چکی تھی، مگر وہ عاطف سے کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اذان ابھی ڈھیر ساری منت کر کے گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بازار چلے، مگر اس نے نہایت محبت سے اس کے بال سنوارتے اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ وہ اس کے پاپا کے ساتھ بازار جائے گی۔ عاطف اس وقت اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر باہر لان کے قریب سیڑھیوں پر آ کر بیٹھا تو منزہ بھی کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ آتی آج بہت عرصے کے بعد اس نے اسے اپنے مخصوص انداز میں پکارا تھا، لہٰذا اس کا چونک جانا لازمی تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سردی لگ گئی تو؟ اسے چونک کر اپنی جانب دیکھتے پا کر بہت اپنائیت سے وہ بولی تھی۔ جواب میں عاطف نے بیگانگی سے رخ پھیر لیا۔ تو کیا؟ مجھ سے سخت جانوں کو کچھ نہیں ہوتا، تاحال اس سے خفا تھا۔ تبھی منزہ نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے مضبوط کندھے پر جما دیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو، یقینی طور پر میں معافی کی حقدار بھی نہیں تھی، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں آتی کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ تم نے واقعی ثابت کیا ہے کہ تم عام روایتی مردوں سے بہت ہٹ کر ہو۔ مجھ جیسی حقیر اور گناہ گار لڑکی تمہارے کردار اور رفاقت پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ سچ کہتی ہوں عاطف، پہلے میں اس پچھتاوے میں گھل کر جی رہی تھی کہ میں نے ایک محبت کرنے والے انسان سے جینے کا حق چھین لیا، لیکن اب یہ پچھتاوا روپ بدل گیا ہے۔ اب مجھے یہ کسک بے قرار کر رہی ہے کہ میں نے عدنان احمد کی جگہ عاطف یزدان سے محبت کیوں نہیں کی۔ وہ شخص جو میری بے لوث محبت کا اہل نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی کے 25 سال اس پر وار کر رکھ دیے، اور یہ شخص جو میری پسند کے معیار پر پورا اترنے میں خود تھک گیا، میں اسے کبھی 25 منٹ کی توجہ بھی نہیں دے پائی۔ مجھے معاف کر دو عاطف، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ایک لا حاصل محبت کے روگ میں گھل کر میں نے تم جیسے اچھے دوست کی قدر نہیں کی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ عاطف نے ذرا سا رخ موڑ کر سرسی سی ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر رخ پھیر لیا، گویا اس کی ناراضگی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پلیز آتی، مجھے معاف کر دو، میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ سچی محبت کیا ہے یہ میں نے تم سے سیکھا ہے۔ جو لوگ قدم قدم پر اپنی دلچسپی کے محور بدل لیا کرتے ہیں، وہ بھلے کچھ بھی کرنا جانتے ہوں مگر محبت کرنا نہیں جانتے۔ تم نے بتایا ہے مجھے کہ محبت وہی سچی ہے جو آپ کو عزت اور اطمینان دے کر آپ کی ہزار خامیوں اور بے نیازیوں کے باوجود بھی کبھی اپنا راستہ نہ بدلے، جو محبت طوفان کی طرح دل میں اٹھ کر آپ کو رسوائی اور ہمہ وقت اذیت کی طرف دھکیل دے، وہ محبت کے منہ پر تماچے کی مانند ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں آتی، خدا کے لیے پلیز مجھے سمیٹ لو، نہیں تو یہ تنہائی کا کرب میری جان لے لے گا۔ روندے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا سر عاطف یزدان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا تو وہ گہری سانس بھر کر لمحوں میں ہلکا پھلکا ہوتے ہوئے بولا، اتنی جلدی نہیں منزہ بیگم، پورے 20 سال تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب یوں ایک دم سے تو معاف نہیں کروں گا۔ آج پوری رات منتیں کرو، پھر کل صبح صلح کروں گا۔ اس کے فریش لہجے پر وہ اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھاتی شادمانی سے مسکرائی تھی، اور وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے جی بھر کر سراہا اور چاہا جاتا۔ تبھی وہ اپنے پرانے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی، پوری رات منت کر کے مناتی رہوں گی تو چاند رات گزر جائے گی، پھر صبح میں عید کا اہتمام کیسے کروں گی؟ ہاں یہ تو باقی سوچنے والی بات ہے۔ وہ اس کے ارادے جان کر اور بھی مسرور ہوا تھا۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ تم سے ایک عہد نامہ لکھوا لیتے ہیں، آئندہ کبھی اس کی خلاف ورزی کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر مسکرائی تھی۔ چلو پھر وعدہ کرو آئندہ مجھے نظر انداز نہیں کرو گی اور میری خوشی کا پورا خیال رکھو گی، میرے کپڑے خود دھو کر پریس کرو گی اور میرے لیے کھانا بھی خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی، پرومس؟ شاباش۔ اب یہ بھی وعدہ کرو کہ آئندہ صرف میرے لیے رو گی اور میرے لیے ہی ہنسو گی، جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ وعدہ؟ آئندہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ پکا وعدہ؟ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت رنگ تھے، تبھی وہ خود کھل کر ہنس پڑی تھی۔ ایک دم پکا وعدہ، لیکن پہلے میرے ساتھ مارکیٹ چلو، مجھے بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں، صبح عید پر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہوں میں۔ جن لفظوں کے لیے عاطف یزدان پچھلے 20 سال سے ترس رہا تھا، وہ لفظ آج منزہ افتخار کے ہونٹوں سے ادا ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پہلے کان ادھر لاؤ، مجھے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ جتنے خوبصورت رنگ اس وقت عاطف یزدان کی آنکھوں میں تھے، اتنا ہی خوبصورت گلال منزہ افتخار کے گالوں پر بھی بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلی بار اسے عاطف کی قربت کنفیوز کر رہی تھی۔ ایسے ہی کہہ دو نا، وہ شرماتے ہوئے اٹھلائی تھی جب وہ مزید شوق ہوا تھا۔ نہ، ایسے ہی کہہ دینے کی بات نہیں ہے۔ اچھا بولو کیا کہنا ہے؟ قدرے مجبور ہو کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی جب عاطف اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آئی لو یو منزہ،
اور چاند رات بھی بہت بہت مبارک ہو. تمہیں بھی. کل مجھے ٹھیک ٹھاک عیدی لینی ہے, ابھی سے انتظام کر لو. کتنے سچے رنگ تھے اس کے چہرے پر. عاطف مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا. سنو, کل عید پر عیدی کے علاوہ مجھے کیا گفٹ دو گے؟ وہ ملحظہ افتخار جسے عدنان احمد کی بے وفائی نے بے موت مار دیا تھا, اس وقت اس کے سامنے کھڑی زندگی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی. تبھی وہ محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے وہ بولا, اپنا دل بے لوث محبت اور خوبصورت خوابوں کی تعبیر, کہو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے. مکمل سرشاری سے ہنس کر کہتی وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی. چلو مما کو بتا کر مارکیٹ چلتے ہیں, کہیں سچ مچ ہماری باتوں میں چاند رات گزر ہی نہ جائے. اگلے ہی پل منزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ راہداری کی طرف بڑھا تو اس نے بھی خوشی خوشی اپنے قدم اس کی ہمراہی میں آگے بڑھا دیے. بے شک خدا نے اس کی معافی قبول کر کے اس کا دامن دل اس انمول محبت سے بھر دیا تھا جس کا خواب ہر گداز دل رکھنے والی اچھی لڑکی دیکھتی ہے.